हेलो डियर एस्पिरेंट्स। थ्योरीज ऑफ स्टेट के पार्ट थर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता ही है कि इसके पहले हमने पार्ट वन और पार्ट टू दोनों कवर कर लिया, जिसमें थ्योरीज ऑफ स्टेट हमने देखी। उसके बाद से डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखे, जैसे लिबरल पर्सपेक्टिव देखा, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव देखा। उसी कड़ी में आज हम देखेंगे दो नए पर्सपेक्टिव। एक है आपका पोस्ट कॉलोनियल, दूसरा है आपका फेमिनिस्ट। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी जानकारी कि ये पॉलिटिकल साइंस की बिल्कुल फ्री लेक्चर सीरीज है। आज ये इसका छठा वीडियो है इस पूरे लेक्चर सीरीज का। यहाँ मेरे बारे में थोड़ी जानकारी है। चलिए बिना टाइम गवाए हुए सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं आज हम लोग। पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट। बेसिकली ये जो थ्योरी है वो क्या कहती है, ये राज्य को समझने का जो तरीका है वो क्या कहता है। पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव वो पर्सपेक्टिव है जो बेसिकली 1950s के बाद से शुरू होती है। उस वक्त होता है ये है कि रिवर्स कॉलोनाइजेशन का समय शुरू होता है, जब जितने भी मेजर कॉलोनाइजर होते हैं वर्ल्ड के, वो अपने अपने कॉलोनीज को छोड़ने लगते हैं। बहुत सारा प्रेशर उन पर पड़ता है, यूनाइटेड नेशंस भी बन जाता है और लोगों में अवेयरनेस आती है, नेशंस में अवेयरनेस आती है। स्टेट्स अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, हर स्टेट अपने आप को सॉवरन स्टेट बनाना चाहता है। तो एक रिवर्स कॉलोनाइजेशन का दौर शुरू होता है और सारे मतलब जितने भी कॉलोनाइजर्स हैं वो अपने अपने देश को चले जाते हैं और धीरे धीरे लगभग पूरी दुनिया में अपना कॉलोनाइजेशन कम होने लगता है। तो ये जो थ्योरी है ना, ये बेसिकली उन्हीं स्टेट्स के बारे में है जिसमें पहले कॉलोनाइजर्स थे, जिन्होंने, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, जितने भी यूरोपियन, डेन्स हैं, डेनमार्क डेनमार्क जो है, ये पोर्टुगीज है, ये सारे पहले कॉलोनाइजर हुआ करते थे। उसके बाद से जब ये पीछे हटने लगे, ये वापस आने लगे, तो वो जो जिन राज्यों को छोड़ के गए, अब ये उनकी कहानी है। हालांकि ये कहानी भी कौन बताता है, तो मैक्सिमम वही लोग बताते हैं जो कॉलोनाइजर हुआ करते थे। इसमें बहुत ही अजीब सी बात है, सुनने में भी बहुत अजीब लगती है और पढ़ने में भी बहुत अजीब लगती है, लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे पोस्ट कॉलोनियल में, इसमें आप देखना कि जो कॉलोनीज थी ना उनकी कम बात होती है और जो कॉलोनाइजर थे ना उनकी ज्यादा बातें होंगी। खैर, इस चीज को हम आगे ले चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पोस्ट कॉलोनाइजर्स के थिंकर क्या थे और वो किस बारे में ज्यादा बात करते हैं। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो एक बैकग्राउंड जानकारी थी, ताकि आप इस चीज से कनेक्ट कर सको, समझ सको। बेसिकली पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में जो होता है, या पोस्ट कॉलोनाइजेशन में हम समझने की जो कोशिश करते हैं, वो एक कॉलोनियल एरा का जो ये एस्पेक्ट है, ये कॉलोनियल एरा का जो इम्पैक्ट है, एक नेशन पे, एक स्टेट पे क्या पड़ा, उसके बाद से वहां की क्या चीजें बदली, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इन सारी चीजों में, कंडीशंस में क्या चेंजेस आए जो पहले वो हुआ करते थे, अब उनमें क्या बदला, जैसे उनके कल्चर में क्या बदलाव आया, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव उनकी कैसे बदली। बेसिकली पोस्ट कॉलोनियल में हम यही चीजें पढ़ते हैं। इसका रूट कहाँ से हम मानते हैं, तो एडवर्ड सेड एक थिंकर है, उनकी किताब ओरिएंटलिज्म में इसकी चर्चा शुरू मानी जाती है कि उन्होंने ही इस चीज की चर्चा शुरू की थी और पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव को प्रायोरिटी दी थी। उसके ऐसे गायत्री स्पिवाक हैं, उन्होंने सबल्टन स्टडी की। होमी जहांगीर भाभा हैं, फ्रांस फैनन है, रेक ऑफ द अर्थ। फ्रांस फैनन बेसिकली अफ्रीकन एक थिंकर है, उन्होंने रेक ऑफ द अर्थ नामक एक बुक लिखी थी। उसमें उन्होंने इतनी अच्छे ढंग से ब्लैक्स पे वाइट सुपरमेसी को दिखाया, कॉलोनाइजेशन का इफेक्ट दिखाया, कॉलोनाइजर्स का डोमिनेंस दिखाया है, कि ये उस समय की जिस वक्त इन्होंने लिखी थी ये किताब, उस वक्त इस बुक की काफी चर्चाएं हुई थी और कॉलोनियल पर्सपेक्टिव को समझने का ये बहुत एक अच्छा जरिया बना था। चलिए इसी कड़ी को हम आज आगे बढ़ाते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट क्या कहता है। देखो, यूरोप में ना जब राज्य बनने लगे, नेशन बनने लगे, स्टेट का निर्माण होने लगा, तब उन लोगों ने ये पाया कि उनके पास एक नेशन पहले से अवेलेबल है। नेशन अवेलेबल होने का मतलब, मैंने आपको बहुत पहले लेक्चर में ही बताया था कि नेशन किसी जगह का, किसी टेरिटरी का मोहताज नहीं है। उसे एक जगह, टेरिटरी, स्टेट, उसे गवर्नमेंट और सॉवरेंटी की जरूरत नहीं है। नेशन एक कल्चरल फीलिंग है कि हाँ, हम दूसरों से अलग हैं, हम कुछ लोग एक जैसे हैं लेकिन हम दूसरों से अलग हैं। तो यूरोप में ऐसा पहले से ही था, वो अपने आप को नेशन पहले से ही मानते थे। उन्होंने स्टेट बाद में खुद को बनाया। जबकि थर्ड वर्ल्ड जो कंट्री थी ना, बेसिकली कॉलोनियल कंट्रीज तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री थी और कॉलोनाइजर जो थे वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री थे। तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री था ना, उन्हें पहले, जैसे थर्ड वर्ल्ड में हम लोग भी आते हैं, जैसे इंडिया आता है, ये सारे साउथ एशियन नेशंस आते हैं आपको, जहां जहां पहले हमारे यहाँ ब्रिटेन का राज था, फ्रांस का था, डेन्स का था, पोर्टुगीज का था, तो हम लोग को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पहले स्टेट बना दिए गए, हमें पहले राज्य बना दिया गया, उसके बाद से हमने अपना नेशनलिज्म खोजना उसमें शुरू किया।
जैसे जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने पहले ही हमें स्टेट बना दिया ना, पकड़ के एक देश बना दिया। उसके बाद से हमने धीरे धीरे कल्चरल अवेयरनेस के थ्रू वेरियस थिंकर्स आए आते गए और उन्होंने अपना अपना अवेयरनेस दिया, तो फिर हम एक एज अ नेशन के रूप में क्रिएट हुए, हमने एक यूनिटी अपने आप में डेवलप की फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तब जाके हम जाके एक नेशन बने। तो यही ये बात है कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स में पहले राज्य बनाया जा गया, उसके बाद से हमने नेशन का निर्माण किया है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? पोस्ट कॉलोनियल स्टेट के फीचर्स क्या होते हैं, अब आप ही बताओ। कहीं कोई कॉलोनाइजर आएगा, वहां पे उसने पूरा राज्य लूट लिया। इंडिया को ही लेते हैं, बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे, इंडिया को ही लेते हैं। इंडिया में ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, पोर्टुगीज आए, डेन्स आए। तो इन जो ये जो सारे आए, इन्होंने इंडिया में छोड़ा क्या? इन्होंने इंडिया में क्या छोड़ा? जब ये गए तो इंडिया में क्या बचेगा? जब ये लूट के लेके सारा चीज चले ही गए तो हमारे पास बचेगा क्या? तो जो बचेगा उसी को हम पोस्ट कॉलोनियल स्टेट कहते हैं। मतलब भूकंप के बाद का जो जगह बसती है ना, उसी को कहते हैं पोस्ट क्वेक प्लेस। इसी तरह ये पोस्ट कॉलोनियल प्लेस है कि जब लुटेरे आए, हम पे राज किया, उसके बाद से जो हमारे लिए छोड़ दिया, उसी चीज को हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस तो नहीं है इस चीज को समझ लेना कि हमारे हमारे स्टेट की क्या स्थिति होगी। तो स्केयर रिसोर्सेज और इनइक्वालिटी रहेगी डेफिनेटली। जब पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स की चर्चा होगी तो उनके पास रिसोर्स स्केयर्स ही होंगे, क्योंकि मेजर रिसोर्स तो वो ले जा चुके होंगे, या जब वो होंगे तब धीरे धीरे लेके जा रहे होंगे, जैसे इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी में हम पढ़ते हैं। उसके ऐसे वीक लेजिटिमेसी होगी। सही बात है, जब अचानक से कॉलोनाइजर्स चले जाते हैं तो जो सामने आता है, जो हमारे बीच में से खड़ा होता है, उसकी लेजिटिमेसी उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती, क्योंकि लेजिटिमेसी के लिए भी आपको, जब मैं लेजिटिमेसी आपको पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि पावर एंड अथॉरिटी उसके पास होनी चाहिए। जब दोनों चीजें होंगी तब जाके वो चीजें लेजिटिमेट होंगी। और अभी तो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल कॉन्शियंस है और लोगों का सपोर्ट है, तब तो वो जाके नया लीडर हमारे में बना है, लेकिन उसके पास लेजिटिमेसी अभी थोड़ी कम होगी, क्योंकि अभी अभी पोस्ट कॉलोनियल स्टेट में राज्य के का निर्माण ही हुआ है, अभी अभी उसको इंडिपेंडेंसी मिली है। तो डेफिनेटली वीक लेजिटिमेसी, लिमिटेड पावर होगा। पावर का भी एक अलग ही चक्कर है। ये जब मैं आपको फूको की पावर थ्योरी समझाऊंगा या बहुत सारे पावर थिंकर्स के बारे में बताऊंगा, इलीट थ्योरी समझाऊंगा पावर में, विल्फ्रेडो पेरेटो क्या कहते हैं और बाकी लोग क्या कहते हैं इस बारे में, सी राइट मिल क्या कहते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा पावर का कॉन्सेप्ट। लेकिन आप ये समझ लो कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट में लिमिटेड पावर होता है और कोअर्सिव एपरेटस होता है। जैसे आप पाकिस्तान की स्थिति देख लो, वो जब आजाद हुए 1947 में, वो भी आजाद हुए, और जब वो आजाद हो जाते हैं, वो अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बना लेते हैं, तो हर हर जगह इंडिया नहीं है, हर देश इंडिया नहीं है, जहां पे लोगों लोगों से लेके लीडर्स तक सबकी एक ही विचारधारा हो, सब कोई एक लाइन में खड़ा हो और सच में सब कोई एक देश बनाना चाहता हो, एक आइडियल स्टेट बनाना चाहता हो। ऐसा हर स्टेट नहीं होता। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उतना लकी नहीं था, वो उसके पास इंडिया की तरह कोई पॉलिटिकल लीडर्स नहीं थे। तो क्या कोर्सिव एपरेटस क्रिएट हो गई, जिसके पास जहां पावर मिला वो अपने आप अपना डोमिनेंस क्रिएट करने लगता है। जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री करती है ऐसा, कुछ जगह पे पुलिस करती है, कुछ जगह डेवलपमेंट विंग के नाम पे लोग करते हैं। तो कोर्सिव एपरेटस रहता है वहां पे, क्योंकि बहुत चीजें अभी नई नई हो क्रिएट हो रही होती हैं। तो आपको ये चीजें समझ में आई, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट के फीचर्स क्या होते हैं? स्केर्स रिसोर्सेज रहते हैं, लेजिटिमेसी वीक होती है, लिमिटेड पावर होता है और कोर्सिव एपरेटस होता है, क्योंकि जिसके पास जहां मिल गया वहीं लूट खसोट उसने मचाना शुरू कर दिया। एडवर्ड सेड क्या कहते हैं ओरिएंटलिज्म पे? एडवर्ड सेड, जैसे जिन्होंने शुरुआत की थी इस स्टडीज की, 1978 में एक उसकी बुक आई थी ओरिएंटलिज्म। वो बेसिकली, आप जैसे मैंने इस लेक्चर की शुरुआत जिस टर्म पे की थी ना, अब मैं उसी टर्म को धीरे धीरे आपके सामने प्रूव करते चलूंगा कि देखो, जिन लोगों ने हम पे राज किया, हम पे ही नहीं, जहां जहां पे कॉलोनाइज किया, अब वही हमारे बारे में लिखेंगे। तो क्या वो अपने आप को कभी एक बैड फेथ में दिखाने की कोशिश करेंगे? क्या कभी ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, हमारी सुपीरियोरिटी थी, या जो जहाँ पे कॉलोनाइजेशन हुआ था, कॉलोनाइजेशन जहाँ चला था, वो जगह सुपीरियर था, वो हमेशा अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही करेंगे। तो एडवर्ड सेड भी उसी, हालांकि एडवर्ड सेड ने काफी एक ओरिएंटलिज्म में काफी कुछ अच्छी बातें भी कही हैं, लेकिन यहाँ पे हम ब्रीफ में समझते हैं कि जो वेस्ट नेशंस हैं, जो वेस्ट थिंकर्स हैं, वो कैसे देखते हैं अपने कॉलोनाइजेशन को। बेसिकली ये पिक्चर पोर्ट्रेट करते हैं ना, एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका की, कि ये जो जगह हैं वो एक बैकवर्ड है, इंफीरियर जगह है, एग्जॉटिक जगह है,
यहाँ पे अगर वेस्ट वेस्ट का डोमिनेंस नहीं होता तो ये शायद ये जगह एग्जिस्ट नहीं करती या आज भी ये बैकवर्डनेस में रहती। सेठ क्या आर्ग्यू करते हैं कि द पर्सपेक्टिव विच ऑफन प्रमोटेड बाय वेस्टर्न स्कॉलर राइटर एंड कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर हैज जस्टिफाइड द वेस्टर्न डोमिनेंस। बिल्कुल सही है। सेठ यही आर्ग्यू करते हैं कि जब भी वेस्टर्न स्कॉलर्स ने लिखा है, जो मैं आपसे कह रहा हूं उस समय से सेठ भी वही कह रहे हैं उसी चीज को, कि जब भी वेस्टर्न स्कॉलर्स ने लिखा है ना कॉलोनी के बारे में, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो उन्होंने वेस्ट को डोमिनेटिंग दिखाया है और दिखाया कि वेस्ट की चीजें ज्यादा अच्छी हैं और कॉलोनीज में ये अलग लेवल पे इतनी इतनी सारी कमियां हैं। उन्होंने सिर्फ कॉलोनीज की कमियां दिखाई हैं। अगर इतनी ही कमियां थी तो आई ही क्यों? आना ही नहीं चाहिए था ना। बेसिकली ओरिएंटलिज्म क्या है कि एक स्टीरियोटाइप है जिसमें क्या दिखाया जाता है कि ईस्टर्न कल्चर इंफीरियर है और वेस्टर्न कल्चर सुपीरियर है। एडवर्ड सेड अपने ओरिएंटलिज्म में इसी चीज को दिखा रहे हैं यहाँ पे। गायत्री स्पिवाक सबल्टर्न स्टडीज में, अब यहाँ पे एक नया आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा। यहाँ पे जिस चीज पोस्ट कॉलोनियल को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, अब पोस्ट कॉलोनियल में भी कई तरह की चीजें हैं। जैसे अभी मैंने आपको एडवर्ड स्टेट का ओरिएंटलिज्म दिखाया, यहाँ पे गायत्री स्पिवाक का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आप देखो। ये यहाँ डिस्क्राइब कर रही हैं कि किस तरह से वेस्ट जो है वो डिस्ट्रक्ट करता है नॉन वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ को, नॉन वेस्टर्न कल्चर को, और डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करता है वेस्ट की। हालांकि सब यही कर रहे हैं, लेकिन इसमें गायत्री स्पिवाक का जो पर्सपेक्टिव है वो यूज करती हैं माइकल फुकोल्ट के एपिस्टेमिक वायलेंस को। माइकल फुको का एपिस्टेमिक वायलेंस क्या है कि किसी एक ग्रुप को या किसी लोगों को फोर्सफुली दबाना, ताकि वो अपने ट्रू एक्सप्रेशन को सामने ना ला सके, वो अपने ट्रू फीलिंग को सामने ना ला सके और हमेशा ही दबे हुए रहे। जिसकी वजह से जो दबा रहा है, जो भी वो कहलाना चाहे, वो जो भी वो कहवाना चाहे या जो करना चाहे, वो लेजिटिमेटली करवा सके, कर सके और अपना डोमिनेंस वहां पे ला सके। ये बेसिकली माइकल फुको का एपिस्टेमिक वायलेंस है। मैंने अभी कुछ देर पहले फुको की चर्चा की थी जिसमें बताया था कि ये पावर का डेफिनेशन बहुत अच्छा देते हैं। उसी पावर के डेफिनेशन के दौरान ये एपिस्टेमिक वायलेंस की बात करते हैं। इनका तो मानना है कि पावर किसी इंस्टीट्यूशन या लोग में नहीं होता, वो कैपिलरी की तरह होता है। पावर हर जगह है, वो कैपिलरी की तरह बॉडी पूरे मतलब हमारे इकोसिस्टम में बहते रहता है। खैर उस बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप एपिस्टेमिक वायलेंस के ये एपिस्टेमिक वायलेंस को फुको के स्पिवाक ने इस्तेमाल किया और बताने की कोशिश की है कि कैसे वेस्ट जो है वो नॉन वेस्टर्न वे को, नॉन वेस्टर्न तरीकों को, जैसे उनके लाइफ का है, कल्चरल है, इकोनॉमिक है, सोशल है, उसको दबाते हैं, उसको डिस्ट्रक्ट करते हैं और कैसे वेस्टर्न वे को वो डोमिनेट करते हैं। आपको स्पिवाक की बात समझ में आ गई। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव अभी इसलिए ही बता रहा हूं ताकि आपको कई सारे पर्सपेक्टिव दिमाग में रहें, ताकि पोस्ट कॉलोनियल पे जैसे इस साल भी आप देख लो, 2024 का क्वेश्चन देख लो, आपको पोस्ट कॉलोनियल के क्वेश्चंस जरूर दिखेंगे। तो अगर आपके पास पांच छह इस तरह के पोस्ट कॉलोनियल कॉलोनियल में आपको पांच छह अगर थिंकर्स आपके पास रहेंगे ना, तो आप कोट कर सकोगे इसको। और जब आपको लिखना होगा, क्योंकि आप देखना कभी कभी कंपलसरी में आ जाता है, 1 and 5 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट हो जाता है ये, तो उसमें कंपलसरी आपको लिखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आप छोड़ के उसको जा सकते हो। और ये इतनी इजी चीजें हैं ना, क्योंकि इनका सबका नेचर एक है। यहाँ पे थीरीज नहीं बदल रही, इसमें बेसिकली एक ही, ये जितने थीरीज मैं आपको समझाऊंगा ना अभी, उसमें सारी एक ही चीजें हैं कि वेस्टर्न डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है और ईस्ट पे जो है इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, वो दबते जाते हैं। इसी को सब कोई अलग अलग ढंग से समझाने की कोशिश किया है। जैसे ओरिएंटलिज्म के थ्रू एडवर्ड सेड समझाने की कोशिश की है, गायत्री स्पिवाक इसको सबल्टर्न मेथड से समझाने की कोशिश की है। उन्होंने माइकल फुको का एपिस्टेमिक वायलेंस का एक टर्म लेके वुमेन पे डोमिनेंस को समझाया है। आगे चले। देखो, स्कूल ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट होते हैं। बेसिकली यहाँ पे दो ही स्कूल हैं। ऐसा ये स्कूल नहीं है जहां जो कि कैम्ब्रिज में हो या लंदन में हो, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली पढ़ने का तरीका होता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स होते हैं जिनका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। यहाँ पे हम बेसिकली दो को ही कंसिडर करेंगे, एक लिबरल पर्सपेक्टिव और एक न्यू मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को। ये दोनों पर्सपेक्टिव क्या कहते हैं, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, इसमें से बेसिकली मैं कुछ चीजें पढ़ देता हूँ ताकि आपके दिमाग में भी ये चीजें रहें और मैं आपको क्लियरली डिफाइन डिस्क्राइब ये कर सकूं। पहला लिबरल पर्सपेक्टिव है। लिबरल पर्सपेक्टिव स्कूल क्या कहता है, यहां देखो आप तीन चीजें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं।
ये सिंपल कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये तीनों का अलग अलग मतलब है और इस तीनों पे डिफरेंट डिफरेंट आपको थिंकर्स मिलेंगे। जैसे लिबरल स्कूल फोकस करता है मॉडर्नाइजेशन, डेवलपमेंट एंड डिके इन पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज। किस तरह से मॉडर्नाइजेशन हुआ है। अब मॉडर्नाइजेशन और मॉडर्निटी में बहुत का अंतर है, आप प्लीज मॉडर्निटी कभी मत लिखना, मॉडर्नाइजेशन ही लिखना। मॉडर्निटी न्यू फेज को कहते हैं रेनेसांस के बाद के, जब यूरोप में रेनेसांस हुआ था, आपको पता ही होगा। यहां मॉडर्नाइजेशन का मतलब हुआ कि ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी, प्रोसेस जिसमें सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होती है ट्रेडिशनल टू मॉडर्न किन टर्म्स में, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चर और डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में। इसको कहते हैं मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, मॉडर्निटी और मॉडर्नाइजेशन में अंतर है। बेसिकली यही अंतर है कि मॉडर्नाइजेशन में हम ट्रेडिशनल सोसाइटी को मॉडर्न की तरफ प्रोग्रेस करते हुए देखते हैं, और ये प्रोसेस के रूप में हम देखते हैं। ये सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल लेवल पे होता है। आपको ये चीजें समझ में आई, लिबरल पर्सपेक्टिव समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। लिबरल स्कूल क्या फोकस करता है? मॉडर्नाइजेशन, डेवलपमेंट एंड डिके। कहाँ पे? पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज में। और ये उसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? तो मानी जाती है कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद से। आपने देखा ही, वर्ल्ड वॉर टू हुआ, सारे बहुत ज्यादा डिवास्टेशन हुआ, जापान पे तो न्यूक्लियर बम तक गिर गया। और इस तरह से जो कॉलोनीज थी उसमें जो कॉलोनाइजर थे वो धीरे धीरे वीक पड़ने लगे, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर के बाद, उसके बाद से पूरा कोल्ड वॉर, ये वर्ल्ड आई एम सॉरी वर्ल्ड वॉर टू के बाद उस किसी की भी ये स्थिति नहीं थी ना कि वो अपना डोमिनेंस कहीं बना के रखे, क्योंकि बहुत ज्यादा डिवास्टेशन हुआ था। तो उसी के बाद से ये सारे नए नए पर्सपेक्टिव हमारे सामने आना शुरू होते हैं और हम उनको समझना शुरू करते हैं। चलिए अब धीरे धीरे यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन से ही शुरुआत करते हैं। मॉडर्नाइजेशन क्या है, मॉडर्नाइजेशन क्या कहता है, और इसके थिंकर्स इसके बारे में क्या कहते हैं, सबसे जरूरी। यहाँ पे मॉडल ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें सोशल स्टेटस की जानकारी होनी चाहिए। सोशल स्टेटस अगर आप समझ पाएंगे ना, या आप जानते भी होंगे, और इसी चीज को मैं बस रिपीट कर देता हूं तो आप ज्यादा अच्छे से इस मॉडल को समझ पाएंगे। ट्रेडिशनल सोसाइटीज में क्या होता था? ट्रेडिशनल सोसाइटीज में ना जो मासेस होते थे ना वो बॉटम में एकदम होते थे। मानो एक पिरामिड है, आपने ट्रायंगल देख लिया या पिरामिड देख लो। पिरामिड में जो एकदम लोअर रंग पे होते हैं ना वहां मासेस होती हैं, और जो पिन पॉइंट पे होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वो एलिट्स को रिप्रेजेंट करता है, जो रूल करते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक स्टार्क डिफरेंस दिखाने की कोशिश करता है कि ट्रेडिशनल सोसाइटी बिल्कुल ही इस पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर पे चलती है, और मॉडर्न सोसाइटी क्या करती है? मॉडर्न सोसाइटी इन्हीं चीजों को चेंज करने की कोशिश करती है। मॉडर्न सोसाइटी मिडिल क्लास को जनरेट करने की कोशिश करती है, मिडिल क्लास को एम्पावर करने की कोशिश करती है, उनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश करती है, ताकि इतना स्टार्क डिफरेंस ना हो। एक बिल्कुल टॉप पे बैठे हैं लोग, और कुछ लोग बिल्कुल बॉटम पे बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये ट्रेडिशनल सोसाइटी का स्ट्रक्चर हो सकता है, मॉडर्न सोसाइटी में ये चीजें बदल जाती हैं। यही सैमोर लिपसेट क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पेव करता है, किस चीज को क्या पेव करता है? तो डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन। डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन का क्या मतलब होता है? कि डेमोक्रेसी का स्टैब्लिश्ड होना और डेमोक्रेसी का वहां पे बने रहना। ये कैसे इंश्योर हो पाता है? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से हो पाता है। आपको चीजें समझ में आई? नहीं समझ में आई तो आप कमेंट में करना, मैं दोबारा आपको समझाऊंगा इस चीज को। आगे चलें। अब एक चीज आप बहुत कॉमनली यहां देखोगे कि आमंड और वर्बा का, आमंड का बेसिकली गैब्रियल आलमंड बहुत बार हमारे पूरे लेक्चर्स में बहुत बार रिपीट होंगे। और आलमंड और वर्बा ने पॉलिटिकल कल्चर मॉडल दिया है, जिसका जिस पे वर्क किया उन्होंने, उसका नाम है सिविक कल्चर। ये बुक अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत ही फेमस बुक है, गैब्रियल आलमंड और सिडनी वर्बा। आप लोगों को जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये पॉलिटिकल कल्चर क्या है या पॉलिटिकल मॉडल क्या है, तो याद है मैंने आपको कुछ दिन पहले समझाया था कि एक होता है ट्रेडिशनल स्टडीज, एक होता है मॉडर्न स्टडीज, था ना, कंटेम्पररी स्टडीज। तो कंटेम्पररी स्टडीज में ही मैंने समझाया था कि अब जो कंटेम्पररी स्टडीज हैं वो ट्रेडिशनल, हिस्टोरिकल, लीगल और बाकी चीजों पे फोकस नहीं करते, वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन इन सब चीजों पे फोकस नहीं करते। अब वो फोकस कर रहे हैं जो रियल लाइफ में जरूरत है, जो मॉडर्न सोसाइटी को जरूरत है जिन चीजों की, अब वो ज्यादा फोकस उस पे कर रहे हैं। इसी तरह गैब्रियल आलमंड और वर्बा ने सिविक कल्चर की नाम की एक बुक लिखी, उसमें बताया कि जो जो नए देश हैं, जैसे पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स हैं, इसमें तीन तरह के कल्चर आपको देखने को मिलते हैं। पहला पैरोकियल कल्चर, दूसरा सब्जेक्ट कल्चर, और दूसरा पार्टिसिपेंट कल्चर। ये क्या है तीनों? मैं आपको यहाँ पे एकदम ब्रीफ में समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरह समझ में आए।
कम शब्दों में समझाऊं या ज्यादा शब्दों में समझाऊं, लेकिन मेरा यहाँ पे मेन मकसद क्या है, ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। तो आप ध्यान से सुनना, ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट इसमें से ले सको। वैसे तो मैं चाहूँ तो आपको यहाँ बहुत ज्यादा बार, ग्राफ, एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेके समझा सकता हूँ आपको, लेकिन उसका बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं, क्योंकि इन चीजों को मुझे आपको आगे समझाना ही है। लेकिन अगर आप यही समझ जाओगे तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक पैरोकियल का इन्होंने बताया, आमंड और वर्बा ने, सिडनी वर्बा और गैब्रियल आलमंड, ये दोनों थिंकर हैं। ये पैरोकियल कल्चर की चर्चा करते हैं। पैरोकियल कल्चर में क्या होता है कि एक राज्य है, मानो एक स्टेट है, ठीक है, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है या स्टेट है, जहां पे जो लोग हैं ना, उनको बिल्कुल भी लेना देना नहीं है सरकार के किसी काम से। वो एकदम इग्नोरेंट हैं, उनका उनका कोई रोल ही नहीं है। सरकार कुछ भी करे, कैसे भी करे, क्या कर रही है, उनको बहुत हद तक जानकारी भी नहीं है, उनको बहुत हद तक मतलब भी नहीं है, या फिर ये भी कह सकते हैं उनका बहुत हद तक से भी नहीं है, उनको उनको कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है। तो एकदम इग्नोरेंट पड़े हुए हैं। दूसरा होता है सब्जेक्ट कल्चर। सब्जेक्ट कल्चर क्या है? सरकार ने कुछ कह दिया, आपने बस चुपचाप सुना और सुन के उसको एक्सेप्ट कर लिया एज एन ऑर्डर। जैसे एक होता है ना कि राजा साहब आदेश देते हैं, तो राजा ने आदेश दिया, स्टेट ने आपको आदेश दिया, ऑर्डर किया, और आप स्टेट की बात मानना शुरू कर देते हैं। जितना कहता है आप उतना करते हैं। ये एकदम बिल्कुल सब्जेक्ट कल्चर को दिखाता है, प्रजा कल्चर को दिखाता है। तीसरा पार्टिसिपेंट कल्चर। पार्टिसिपेंट कल्चर कैसा होता है? जिसमें लोग अवेयर हैं, नॉलेजफुल हैं, स्किलफुल हैं, और वो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपनी डिमांड को रखते हैं, वो वो गवर्नमेंट को बनाने बिगाड़ने में बहुत अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। और ऐसा कोई भी पॉलिसी नहीं है, लॉ नहीं है, जिसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करते उसको बनाने में और उसको बिगाड़ने में। अगर मानो उनको पसंद नहीं आए तो उसको हटाने की भी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, और अगर कोई लॉ चाहिए तो वो लॉ को लाने में भी अपनी पूरी भूमिका निभाते हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि गैब्रियल आर्मंड और सिडनी वर्मा ने पार्टिसिपेंट कल्चर में किसको रखा होगा? डेफिनेटली वेस्टर्न स्टेट्स को रखा था। सब्जेक्ट कल्चर में उन स्टेट्स को रखा था जहां पे एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी और 5 साल पे एक बार वोट हो जाता है, या इस तरह की चीजें होती हैं। और पैरोकियल कल्चर तो बिल्कुल भी वहां पे नॉर्थ कोरिया को ही बता दिया था, मतलब नॉर्थ कोरिया का नाम नहीं लिया था, लेकिन इस तरह से बताया था कि पैरोकियल कल्चर में जहां पे जन जो लोग होते हैं बिल्कुल इग्नोरेंट है। सब्जेक्ट कल्चर जितना सरकार कह देती है, राज्य जितना कह देता है उनको करने को, उतना वो कर देते हैं। और पार्टिसिपेंट कल्चर में पूरी तरह लोग पार्टिसिपेट करते हैं अपने गवर्नमेंट को बनाने और बिगाड़ने में। तो इस तरह से इस तीन तरह के कल्चर्स को वो सिडनी वर्बा और गैब्रियल आलमंड अपने पॉलिटिकल कल्चर मॉडल में बताते हैं। और ये कैसे होता है? तो ये ट्रांजिशन के थ्रू होता है, प्रोग्रेस के थ्रू होता है। और ये पोस्ट कॉलोनियल, बेसिकली इन्होंने पोस्ट कॉलोनियल नेशंस की ही, स्टेट्स की ही इवेल्युएशन किया है और स्टडी की है, जिसमें इन्होंने ये तीन कल्चर्स को स्टडी किया। चलिए आगे चलते हैं। गन्नार मॉडल्स की कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट स्टेट। ये गन्नार मॉडल्स की सॉफ्ट स्टेट कॉन्सेप्ट को अगर आप समझोगे ना, तो आपको लगेगा कि वेस्ट कितना ज्यादा बायस्ड है अपने कॉलोनीज के प्रति। हो सकता है कि उनको इस बात का दुख हो कि किस तरह से कॉलोनीज आजाद हो गई, या जिस भी तरह से हो। ये बेसिकली एक स्टडी है। गन्नार मॉडल्स ने अपने एशियन ड्रामा में बेसिकली साउथ एशियन नेशंस की स्टडीज की है। साउथ एशियन नेशंस कौन है? हम सारे, इंडिया है, पाकिस्तान है। यहाँ ईस्ट एशियन नहीं है, साउथ एशियन है। इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, श्रीलंका है। म्यांमार वैसे साउथ ईस्ट एशिया में आता है, श्रीलंका है। तो इस तरह के स्टेट्स की इन्होंने चर्चा की, स्टडी की है, और पाया कि ये जो स्टेट्स है ना, वो बहुत सॉफ्ट स्टेट हैं। सॉफ्ट स्टेट का मतलब, सॉफ्ट स्टेट बेसिकली उन स्टेट्स को कहा जाता है जो हार्ड डिसीजन नहीं ले पाते, जो किसी बड़े सिचुएशन में बहुत अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते, इवन उस वक्त भी बड़ा डिसीजन नहीं ले पाते, स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते जिस वक्त उनको ये डिसीजन लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, उस वक्त भी ये नहीं ले पाते ऐसा डिसीजन। ऐसा गन्नार मॉडल्स अपने सॉफ्ट स्टेट कंसेप्ट में। और वो ऐसा क्यों कहते हैं, कि ऐसा क्यों होता है, वो बताते हैं कि ये बेसिकली डेवलपिंग स्टेट्स में होता है। इस वजह से ऐसा होता है क्योंकि वहां की सोसाइटी इनडिसिप्लिन होती है, जैसे कि साउथ एशिया की है। और पब्लिक ऑफिशियल्स जो होते हैं वो करप्ट होते हैं। कैसे करप्ट होते हैं? क्योंकि वो कुछ पावरफुल लोगों के साथ मिल जाते हैं, और अपने पावर को ऑगमेंट करने के लिए और पावरफुल लोगों के
के पक्ष में काम करने की वजह से वो जो पब्लिक पर्सनल्स होते हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पाते और हायर लेवल का करप्शन होता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते। इसी वजह से ये एक सॉफ्ट स्टेट कहा जाता है। आपको ये बात समझ में आई? आगे चले। अभी तक जिन जिन को भी ये लग रहा होगा कि मैं इतने छोटे छोटे में ये सारी चीजों को खत्म क्यों कर रहा हूँ, हर मॉडल पे ज्यादा डिफाइन क्यों नहीं कर रहा, तो याद रखना, आपको नॉलेज चाहिए या मार्क्स चाहिए, इस चीज को आपको डिसाइड करना पड़ेगा इसी समय। अगर नॉलेज चाहिए तो मैंने आपको सारी थीरीज दे दी हैं, नाम दे दिया है, आप जाके उसको गूगल पे पढ़ लो, या जिस मीडियम से आप चाहो उसको जितना नॉलेज चाहते हो लेना आप ले लो। लेकिन हमेशा याद रखना, अगर आपको मार्क्स चाहिए, अगर आप मार्क्स के पीछे हो, तो आपको हर कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा ही जानना होगा। जैसे ही पोस्ट कॉलोनियल पे कोई क्वेश्चन है, मानो 10 नंबर पे क्वेश्चन आता है, तो पोस्ट कॉलोनियल लिख लेना, थोड़ा सा उसको डिफाइन करना, और हर सारे सारे मॉडल्स को उसके थिंकर के अनुसार एक एक लाइन में भी लिखते चलते हो ना, तो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। जैसे गन्नार्स मॉडल्स की कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट स्टेट लिख दिया, सॉफ्ट स्टेट, और थोड़ा बहुत सुन लिया सॉफ्ट स्टेट होता क्या है, बस 2 लाइन सॉफ्ट स्टेट के बारे में लिखना है, गन्नार मॉडल्स की ये कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट स्टेट लिख देना है, तो आपका पर्पस पूरा हो जाता है। इसी तरह से आलमंड एंड वर्वा को कोट कर दो, उसके बाद से गायत्री स्पिवाक को कोट कर दो, ओरिएंटलिज्म को कोट कर दो, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है आंसर राइटिंग में, क्योंकि इससे ज्यादा लिखने चलोगे तो कहानी नहीं लिखनी है ना। इसलिए मैं शॉर्ट में आपको लेके चल रहा हूँ, जहां जरूरत पड़ेगी मैं थ्योरी को लार्ज भी करूंगा और ज्यादा डिटेल आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे अभी तक जो हम समझ रहे थे, वो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन पे चीजें समझ रहे थे, कि मॉडर्नाइजेशन जो होता है वो एक प्रोसेस है, और ट्रेडिशनल टू मॉडर्न तक आने का। अब हम जो नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, वो सारे डेवलपमेंट पे समझ रहे हैं। मॉडल्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। मॉडल्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लुशियन पाई इस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं कि हालांकि डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन एक दूसरे से लिंक जरूर है, लेकिन पॉलिटिकल डेवलपमेंट डिफरेंट है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन से। किन मामलों में डिफरेंट है, तो उसके वो बेसिकली 3 पैरामीटर्स, 3 पैरामीटर्स देते हैं। सबसे पहला, एटीट्यूड टुवर्ड्स इक्वालिटी। दूसरा, कैपेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। तीसरा तीसरा डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। एटीट्यूड टुवर्ड इक्वालिटी क्या है, कि जो जो डेवलप्ड स्टेट होते हैं ना, वहां पे इक्वालिटी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, इक्वालिटी को सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। वहां इक्वालिटी एक प्राइम कंसर्न होता है सबका, वहां के स्टेट का, वहां के लोगों का, अपने अपने राइट्स के लिए, क्योंकि इक्वालिटी एक राइट है। तो इक्वालिटी एक प्राइम कंसर्न होता है, और वही बताते हैं एक साथ में, वो ये बताते चलते हैं कि फीचर क्या है, और बताते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स में ये किस तरह से लैक करता है। तो वो बताते हैं कि इक्वालिटी जो है ना, वो मॉडर्न स्टेट में तो एकदम अपहेल्ड होता है, एकदम उसको मजबूती से रखा जाता है, लेकिन जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट होते हैं, इस तरह के जो स्टेट होते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के, वहां पे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चलती है, थियोक्रेसी चलती है, रिलीजन का डोमिनेंस होता है, वहां अनइक्वल पॉलिटिकल एक्सेस होता है, जिस वजह से एटीट्यूड टुवर्ड इक्वालिटी जो होती है ना, वो उस तरह से स्टैब्लिश नहीं हो पाती जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज में आराम से इसको स्टैब्लिश किया जाता है और अपहेल्ड किया जाता है। उसी तरह कैपेसिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, यही फीचर बताया ना, 3 फीचर बताया, एटीट्यूड टुवर्ड इक्वालिटी, कैपेसिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। तो कैपेसिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, कि जब लोगों को जिन चीजों की जरूरत हो उन चीजों को दो, जैसे कि स्कूल है, हॉस्पिटल है, जॉब है, लॉ एंड ऑर्डर है, ये सारी चीजें दो। और ये बताता है कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है ना, इन चीजों को फुलफिल करने में मोस्ट केपेबल है। और यही चीजें मिसिंग है, कहां पे है, तो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज में है। उनके पास कैपेसिटी नहीं है इस तरह की, कि लोगों की डिमांड को फुलफिल कर सके, इसलिए वो कहता है कि कैपेसिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इज वीक इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज। तीसरा, डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। ये क्या है, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की ही चर्चा करता है, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की मैं चर्चा करने से पहले मैं आपको ये चीजें बता देता हूं कि इसमें वो कहना क्या चाहता है। डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन इसमें कहता है कि जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होता है ना वेस्टर्न नेशंस में, वो डिफरेंशिएशंस पे होता है। मतलब हर डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग काम है, और हर व्यक्ति जो उसके अंदर काम कर रहा है वो उसको करने का स्पेशलिस्ट है। जैसे डॉक्टर हेल्थ मिनिस्ट्री जो देख रहा है वो कौन है, वो कोई बहुत बड़ा सर्जन होगा, वो बहुत बड़ा मेडिकल फील्ड का आदमी होगा, इस तरह के व्यक्ति होंगे। और उसके अंदर जो सेक्रेटरीज होंगे, जूनियर सेक्रेटरीज होंगे, असिस्टेंट सेक्रेटरीज होंगे, वो भी कोई बहुत बड़े डॉक्टर होंगे, सर्जन होंगे, इस तरह के लोग होंगे। जो डिफेंस को संभाल रहा है वो मेजर जनरल होगा, वो आर्मी रिटायर्ड होगा, एयरफोर्स नेवी वाला कोई हो सकता है। और उसके नीचे जो सेक्रेटरीज हैं वो भी आर्म फोर्स के
में सर्व किए लोग होंगे। तो ये डिफरेंशिएशन, हर डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग काम। जैसे मेडिकल वाले कुछ भी हो जाए डिफेंस के मैटर में नहीं बोलेंगे, डिफेंस वाले कुछ भी हो जाए मेडिकल, भले डिफेंस वाला कोई हो जो एमबीबीएस करके भी गया हो लेकिन वो डिफेंस मिनिस्ट्री संभाल रहा है तो वो बिना मतलब में मेडिकल फील्ड में नहीं घुसेगा, वो बॉदर ही नहीं करेगा। तो ये कह रहे हैं कि डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट का अपने एक स्पेशलाइजेशन होता है, जो कि फीचर मिसिंग होता है कहाँ पे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। क्यों मिसिंग होता है? क्योंकि ये बहुत ओवरलैपिंग सिस्टम होता है, मिलिट्री सिविलियन। आप देख ही रहे हो ना, ये पाकिस्तान की स्टडीज को आप देख लो, पाकिस्तान की स्टडी करो, आपको पता चलेगा कि मिलिट्री हर मैटर की एक्सपर्ट है। कुछ भी हो मिलिट्री को बोल दो, मिलिट्री कहेंगे हाँ हाँ हम तो एक्सपर्ट हैं ही। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें फिलोसफी चाहिए, हम ही एक्सपर्ट है। रॉकेट साइंस चाहिए, हम ही एक्सपर्ट है। वो हर फील्ड के एक्सपर्ट है। तो ये बोलता है लुसियन ताई, बहुत गलत भी नहीं बोलता है, कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट मॉडर्नाइजेशन से अलग है। इसके तीन फीचर्स होते हैं: एटीट्यूड टुवर्ड इक्वालिटी, कैपेसिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। ये तीनों वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत अच्छे से दिखते हैं और पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज में इन चीजों को, या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इन चीजों की कमियां दिखती हैं। आपको ये चीजें समझ में आई? यहाँ पे एटीट्यूड टुवर्ड इक्वालिटी, कैपेसिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। आगे चलें। सैमुअल पी हटिंगटन क्या कहते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट में? हम जब डेवलपमेंट की हमने जब शुरुआत कर ही दी है तो डेवलपमेंट के सारे थिंकर्स को हम लोग कवर कर ही लेते हैं एक बैठे। सैमुअल पी हटिंगटन की चर्चाएं बहुत जगह होंगी। सैमुअल पी हटिंगटन ने फ्रांसिस फुकुयामा के एंड ऑफ द हिस्ट्री को भी काउंटर किया हुआ है क्लास ऑफ सिविलाइजेशन से। तो हमने हमें बहुत ज्यादा इनकी चर्चा करनी है आगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। क्या मैं बता देता हूं कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स के बारे में वो, या पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में क्या कहते हैं। उनका मानना है कि अगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट को रियली में हमें एक्सेप्ट करना है, या पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, तो उनका मानना है कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीजर्स। अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है और इफेक्टिव सिस्टम है जो चेंजिंग सोसाइटी को हैंडल कर सके, तब आप कह सकते हैं कि हाँ आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया। जैसे अगर आपकी सोसाइटी डेवलप हो रही है, जैसे हमारे, एक एग्जांपल लेते हैं अपने सोसाइटी का। मुझे पता है कि आपको बहुत चीजें बहुत दिमाग में नहीं जा रही होंगी, बहुत चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी, इसलिए मैं थोड़ा आपको अपने रियल लाइफ एग्जांपल भी देता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जैसे अभी आप देखो ना कि हमारे पास अभी एक मास फोर्स क्रिएट हो चुकी है, पहले टिकटॉक से अब इंस्टाग्राम से, इन्फ्लुएंसर्स की। आप देख रहे हो तो सोसाइटी में आपने चेंजेस देखा क्या? हमारे सोसाइटी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अब इन्फ्लुएंसर्स हमारे सोसाइटी में आ रहे हैं। तो क्या हमारी गवर्नमेंट इस तरह से कैपेबल इक्विप्ड है कि इन इन्फ्लुएंसर्स को डील किया जा सके? अभी तक तो ठीक है, ये नाच गाना अपना कर रहे हैं, अब जो एकदम क्रिंज टाइप के कंटेंट ये क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन क्या कल को ये प्रीच करना शुरू कर देंगे एंटी नेशनल एक्टिविटीज? क्या कल को ये प्रीच करना शुरू कर देंगे गवर्नमेंट के खिलाफ एक रेडिकल मूवमेंट? तो ऐसा भी हो सकता है ना कि कल इसी तरह की एक मास फोर्स क्रिएट हो और अलग अलग स्टेट की अलग अलग सोसाइटी की वो कमियां लाके निकालना शुरू कर दें कि देखिए हमारे सोसाइटी में तो ये योजना आई ही नहीं, सौभाग्य योजना आई ही नहीं, उज्ज्वला योजना आई नहीं, हमारे यहाँ आज तक बिजली पहुंची ही नहीं, रोड पहुंचे। तो पॉसिबिलिटी है ना कि इस तरह इस मीडियम से बहुत लोग कर भी रहे हैं आजकल, और इस मीडियम से एक बड़ी फोर्स क्रिएट हो जाए जो गवर्नमेंट की कमियों को दिखाने शुरू कर दे। तो क्या गवर्नमेंट इस चीज के लिए रेडी है कि जब नेशनल लेवल पे इन चीजों को उठाना लोग शुरू कर दें तो उस तरह से वो उनके डिमांड्स को फुलफिल कर सके? जैसे कहीं दिखाया किसी ने, मणिपुर में दिखाया कि देखो यहाँ पे रोड टूट गया है और 3 दिन से हमारे पास कम्युनिकेशन हमारा वो है, बैन हो चुका है, कम्युनिकेशन हमारा डिस्टर्ब हो चुका है। तो क्या हमारे पास, क्या गवर्नमेंट के पास वो कैपेबिलिटी है कि अगर जैसे ही वीडियो उनके पास जाए वो तुरंत जाके उस रोड को बना दें? पहले तो होता था ना कि गवर्नमेंट को पता भी होता था कि यार ये टूट गया है, तो वो थोड़ा सा इग्नोर ही करते थे कि चलो फंड अभी नहीं है, फंड आता है तो फिर हम देखते हैं इस चीज को। लेकिन क्या अब जब नेशनल नेशनल अरीना में इस चीज को ला दिया जाएगा, वीडियोस बना दिया जाएगा, पूरी दुनिया देख रही है कि हाँ उन बेचारों के पास 1,000 लोग वहां रहते हैं और रोड का एकदम कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है, तो क्या गवर्नमेंट इस चीज के लिए इक्विप है? आप समझ पा रहे हो? तो चेंजिंग सोसाइटी के हिसाब से क्या गवर्नमेंट, क्या हमारा समाज इस चीज को हैंडल करने के लिए रेडी है? क्या गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन जो है वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोसीजर को संभालने के लिए रेडी है? यही यही ये सैमुअल पी हटिंगटन इस चीज के बारे में चर्चा करते हैं। और वो बताते क्या है कि जैसे देखो, इंस्टीट्यूशन का इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होना बहुत जरूरी है, तभी जाके हम एक इफेक्टिव पॉलिटिकल डेवलपमेंट की कल्पना कर सकते हैं। जैसे इंडिया का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया,
आपको पता है कितनी हाईली ऑर्गेनाइज्ड और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बॉडी है। इवन पूरी दुनिया के लोग आते हैं यहाँ समझने के लिए कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतनी एफिशिएंटली इतनी बड़ी जनसंख्या को केटर करती है और मोस्ट सक्सेसफुल डेमोक्रेसी का प्रमाण देती है। हाँ ठीक है, कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ कि ईवीएम हैक था, लेकिन कभी कोई प्रूफ तो नहीं कर पाया ना। और अभी जितनी बार भी किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस चीज की आलोचना की है कि ईवीएम हैक हो जाता है, ईवीएम हैक हो जाता है, उतनी बार इलेक्शन कमीशन ने उनको रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया और बोला कि आओ आओ हमारे पास और बताओ कि कैसे हैक हो जाता है और हमारे सामने हैक करके दिखाओ। बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं पहुंचती हैं वहां पे, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास तरीका नहीं है कोई हैक करने का। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपना अटमोस्ट प्रोफेशनलिज्म दिखाया ना। इसी चीज को कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बॉडीज का इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होना बहुत जरूरी है मॉडर्न पॉलिटिकल डेवलपमेंट। जैसे इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और पाकिस्तान की मिलिट्री है, भले जो भी है अच्छी है खराब है, लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तो है ना। वो एक स्ट्रक्चर को तो फॉलो करती है ना। ये बताते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ना बेसिकली इन चीजों की कमी होती है। वहां पे इंस्टीट्यूशन जो होता है ना उस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं होता। वहां पे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का चैलेंज होता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का चैलेंज हो जाता है। वहां पे कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं होती, वहां अंडर डेवलप्ड सिस्टम होता है। अंडर डेवलप्ड मतलब उतना उस तरह से डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। अभी एक नई बॉडी बना दी गई, उस बॉडी को पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है, तो उसके पास ना उतना रिसोर्सेज है ना पावर है, तो अंडर डेवलप्ड हो गया। कुछ ओवर डेवलप्ड हो जाते हैं जो स्टेट से बड़े हो जाते हैं, जैसे फिर मैं एग्जांपल लूंगा पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की मिलिट्री, वहां के स्टेट से पार्लियामेंट से ज्यादा स्ट्रांग है वो। पार्लियामेंट कुछ कहे, लोग मान सकते हैं नहीं मान सकते, पाकिस्तान की आर्मी जो मिलिट्री जो कह देगी उनको मानना ही पड़ेगा। यही बता। और इसी तरह से सैमुअल पी हंटिंगटन अपने दूसरे टॉपिक पे जाते हैं जिसका नाम है पॉलिटिकल डिके। जब राज्य अपना पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं दिखा पाता तो राज्य क्या दिखाता है, पॉलिटिकल डिके दिखाता है। क्योंकि वहां पे मिलिट्री कू हो जाता है, सिविल अनरेस्ट हो जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज टूटने लगती हैं, एथनिक टेंशंस हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, पॉलिटिकल डिके हो जाता है। ये चीजें आपको समझ में आई? आगे बढ़े। प्रिज्मेटिक सोसाइटी एंड डेवलपमेंटल थ्योरीज, ये बेसिकली एफ डब्ल्यू रिक्स का एक कंसेप्ट है। इसमें वो अलग अलग सोसाइटीज के अलग अलग सिस्टम को बताने की कोशिश कर रहे हैं। और वो बताने की कोशिश कर रहा है कि जब प्री हिस्टोरिक से डेवलपिंग और डेवलपिंग से डेवलप सोसाइटी जब बनती है तो उस दौरान ये एक ट्रांजिशन को होकर गुजरता है, या फिर इसमें अलग अलग मॉडल्स ऑफ सिस्टम चलते हैं। जिस चीज को यहाँ पे वो समझाने की कोशिश कर रहा है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी बेसिकली एक फेज है, या फिर एक तीन डिफरेंट जो इसके आइडियल मॉडल्स हैं उसके एक बीच का मॉडल है। ये इस मॉडल को समझाने के पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले चलता हूं, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। उसके बाद से फिर मैं आपको ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी अच्छे से समझाता हूँ। एफ डब्ल्यू रिग्स ने प्रिज्मेटिक मॉडल ऑफ सोसाइटी की कल्पना की है। किस बुक में की है, तो इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1961। बेसिकली ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल, इसमें हम पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं इस चीज को, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे सवालों का आंसर देता है। जैसे पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स को तो ये बहुत अच्छे से डिफाइन करता है, अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एफ डब्ल्यू रिक्स बेसिकली कहते क्या है ना, कि प्री हिस्टोरिक टू डेवलप सोसाइटीज, ये जो पूरा सिस्टम बना है ना सोसाइटी का, इसको तीन मॉडल से ज्यादा अच्छे से समझा जा सकता है। जैसे एक है फ्यूज मॉडल, दूसरा है प्रिज्मेटिक मॉडल, तीसरा है डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज, डिफ्रैक्टेड मॉडल्स। समझ में आया? फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक और डिफ्रैक्टेड। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बस इमेजिन ये करो कि एक लाइट है ना। अगर आपको एक लेजर लाइट जैसे समझ लो, आप एक लेजर लाइट जलाते हो तो देखते हो ना, लाइट की एक पतली सी धार निकलती है और जाके किसी एक जगह पे पॉइंट करती है। वहां पे तो डिस्ट्रैक्ट और डिफ्रैक्ट नहीं कर रही। और जब जब वो लाइट आपके टॉर्च से व या फिर लेजर से निकल रही होती है तो वो एक पतली सी लाइन के थ्रू निकल रही होती है। यहां पे ये समझाने की कोशिश करता है एफ डब्ल्यू रिक्स कि जब वो पतली सी लाइन होती है ना, पतली सी लाइन है, जब तक एक लाइन की तरह है, वो फ्यूज सोसाइटी को दर्शा रही है। फ्यूज मतलब जिसमें कोई स्पेशलाइजेशन, डिफरेंशिएशन और कुछ भी अलग नहीं है, सारा काम एक में ही सना हुआ है। सैलेड बाउल टाइप की स्थिति बनी हुई है, कौन सा काम किसको करना है पता नहीं। और डोमिनेंस सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबका काम सबको बटा नहीं हुआ है, सबका काम सबको बटा नहीं हुआ है, किसी के पास स्पेशलाइजेशन नहीं उस काम को करने के लिए, और सब कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो
इस तरह की चीजें बनेंगी, और इस तरह की जब चीजें बनती हैं ना, तो करप्शन का निर्माण होता है। एक ऐसे सोसाइटी का निर्माण होता है जो कि मॉडर्न तो बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती, और जिनका अपना एक कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। वहां पे करप्शन होता है, कुछ फैमिलीज ही, कुछ इलीट्स ही उसको चला रहे होते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा, मैंने फैमिली की चर्चा क्यों की या इलीट्स की चर्चा क्यों की, क्योंकि इसी मॉडल का सब पार्ट है एक बाजार कैंटीन मॉडल, एक शाला मॉडल। बाजार कैंटीन इसका सब इकोनॉमिक मॉडल है, और शाला मॉडल जो है ना, वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल है। ये मैं आपको समझाऊंगा, इसमें परेशान होने वाली आपको बात नहीं है। तो आप समझ पा रहे हैं कि फ्यूज मॉडल क्या है? जहां पे सोसाइटीज में जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क्स हैं, या जो पूरी सोसाइटी है ना, उसमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन और डिफरेंशिएशन नहीं है। वो सब एक ही व्यक्ति है, एक ही कुछ लोग ग्रुप हैं, वो सारा काम कर रहे हैं, और आप उसमें डिफरेंट सेक्शंस और डिफरेंट सोसाइटीज को आप नहीं देख सकते। दूसरा होता है प्रिज्म, और तीसरा होता है डिफ्रैक्टेड। डिफ्रैक्टेड मतलब बिल्कुल वो सोसाइटी, जैसे आपने एक प्रिज्म लगा दिया, साइंस अगर आपने पढ़ा होगा तो आप समझते होगे कि एक बीम ऑफ लाइट जब जैसे ही प्रिज्म को पास करती है, वो प्रिज्म में ही थोड़ा सा डिफ्रैक्शन में चली जाती है, और जब बाहर निकलती है तो लाइट पूरी तरह से डिफ्रैक्टेड हो जाती है, पूरी तरह से ही अलग अलग हो जाती है। तो जब अलग अलग हो जाती है तो वो तो एकदम वेस्टर्न नोशन हो गया कि हर लाइट अलग अलग है, विबग्योर के फॉर्मेट में निकल चुका है, हर लाइट अलग अलग है, और सबका अपना स्पेशलाइजेशन डिफरेंशिएशन है, और सबका स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, तो स्पेशलाइजेशन में है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम है प्रिज्मेटिक सोसाइटी में। प्रिज्मेटिक सोसाइटीज बहुत ही कंफ्यूज टाइप की सोसाइटी होती है। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों का ही एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ये दोनों ही चीजें इसमें पाई जाती हैं, और ये सबसे ज्यादा आपको पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स में ये देखने को मिलता है। बेसिकली ये डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड के बीच की सोसाइटी होती है। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई? आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके कुछ बेसिक फीचर्स को बताने की कोशिश करता है, जैसे हेट्रोजिनिटी। हेट्रोजिनिटी आपको समझ में आ रही है? हेट्रोजिनिटी का बेसिकली मतलब ये होता है कि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें, जैसे एक जगह पे एक चीजें नहीं होना है। एक बाउल है मानो, उसमें आपने सारे एप्पल रख दिए, तो वो तो होमोजेनिटी हो गई। अब एक बाउल है, उसमें आपने सैलड काट के रखा है, कुछ एप्पल्स हैं, कुछ बनाना है, कुछ खीरा है, कुछ चुकंदर, बहुत सारे, मतलब समझ रहे हो ना, कई सारी चीजें हैं। तो प्रिज्मेटिक सोसाइटीज में कई तरह के सोशल रेंजेस होते हैं, कल्चर्स होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, और कई तरह के ग्रुप्स होते हैं। दूसरी चीज होती है फॉर्मलिज्म। फॉर्मलिज्म होता तो बहुत है, लेकिन ये बहुत अच्छे से काम नहीं करता। आपको दिखेगा कि हाँ इलेक्शन कमीशन है, आपको दिखेगा कि हाँ फाइनेंस कमीशन है, आपको दिखेगा कि पार्लियामेंट है, लेकिन ये वर्क उस तरह से नहीं करता। ये एक बहुत ही, मतलब क्या कहूँ, पर्दे के पीछे से ये चीजें काम करती हैं। ये उस तरह से इफेक्टिवली काम नहीं करती, ओवरलैपिंग होता है, ब्लर टाइप की एक सिचुएशन होती है, जिसमें सारी चीजें आपको दिखती तो हैं, लेकिन एक दूसरे पे चढ़ी हुई रहती है। जैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो मैं फिर से पाकिस्तान का एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे जितनी स्टडीज है ना साउथ एशिया के बारे में है, और साउथ एशिया में इन लोगों ने बेसिकली पाकिस्तान और इस तरह के, पाकिस्तान अफगानिस्तान को ही इन लोगों ने कंसिडर किया है। तो पाकिस्तान से जब मैं आपको रिलेट करके समझाऊंगा ना, तो शायद आपको चीजें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। जैसे आप देख लो कि फॉर्मलिज्म के नाम पे देख लो, पाकिस्तान में क्या फॉर्मलिज्म है? बिल्कुल है। आर्मी है, आर्मी है उनकी, पार्लियामेंट है उनका, जुडिशियल सिस्टम है, लेकिन क्या तीनों बहुत एफिशिएंट है? आर्मी सबसे ज्यादा ओवर पावर करती है, और जुडिशरी होने के बावजूद भी वो गवर्नमेंट और आर्मी को पूरी तरह डिफाइन नहीं कर पाती, जैसे इंडिया की जुडिशरी है। इंडिया की जुडिशरी क्या किसी को कंसिडर करती है? बिल्कुल नहीं। वो उसको जो जजमेंट देना होता है वो देती है, लेकिन वहां की जुडिशरी अपना भी ख्याल करती है, उन बेचारे जजेस को भी जिंदा रहना है और घर वापस जाना है। तो इस तरह के फॉर्मलिज्म को वो ध्यान देते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में देख लो आप, ओवरलैपिंग है कि नहीं सिस्टम में। अभी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, अब वो मिलिट्री बताएगी कि कितने कितने इक्विपमेंट्स जाने हैं और कितने इक्विपमेंट्स नहीं जाने हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना है, कितना नहीं होना है, कितने रोड्स क्रिएट होने हैं। सबसे पहले वो अपने पेंशन्स का ख्याल रखते हैं, मिलिट्री वाले। बाकी उसके बाद से देखते हैं वो, तो ओवरलैपिंग होता है। और नेपोटिज्म तो बहुत ही ज्यादा एक एफिशिएंट फीचर है प्रिज्मेटिक सोसाइटी का। एक आदमी जब किसी पोजीशन पे चला जाता है, बस वो अपने नीचे वाले लोगों को ऊपर चढ़ाते रहता है, अपने नीचे वाले लोगों को, अपने अपने नेपोटिस्टिक लोगों को, जैसे कि जो उसके फैमिली में भाई हैं, भतीजे हैं, उसको भाई भतीजावाद भी कहते हैं, ऐसे लोगों को ही ऊपर लाते रहता है, और बाकी लोगों को कंसीडर नहीं करता, क्योंकि वहां पे कोई बोलने वाला है नहीं, और कोई बोलेगा तो उसका जीभ काट देने का बहुत अच्छा प्रचलन है, जैसे पाकिस्तान ही आप देख सकते हैं।
तो हो सकता है कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई हों। बाजार कैंटीन और शाला मॉडल में आपको बताया था। बाजार कैंटीन मॉडल मतलब बेसिकली होता है कि एक इकोनॉमिक सिस्टम, बाजार कैंटीन मॉडल एक इकोनॉमिक सिस्टम जहां पे इकोनॉमी मार्केट के बेसिस पे चल रही हो। लेकिन प्रिज्मेटिक सोसाइटी में ये चीज मार्केट के बेसिस पे नहीं चलती। प्रिज्मेटिक सोसाइटी में कुछ स्पेशल लोग होते हैं, कुछ स्मॉल ग्रुप होते हैं एलिट्स के, वो मार्केट के रेट्स को कंट्रोल करते हैं, वो प्राइस के रेट्स को कंट्रोल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, जिसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, एडल्ट्रेशन, ये सारी चीजें होती हैं। इसी वजह से मार्केट रेट कंट्रोल्स करना पड़ता है। तो एक चीज, वन थिंग लीड्स टू अनदर थिंग, ये वाला कॉन्सेप्ट आता है कि मार्केट के हिसाब से नहीं, ये अपने अपने हिसाब से मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। जिन चीजों के जिन चीजों पे इनको मार्केट का रेट बढ़ाना है, उन चीजों को वो रोक लेते हैं ताकि वो मार्केट में ना आ जाए, ऑटोमेटिकली प्राइसेस अप चली जाएंगी। और जिन चीजों का रेट कम करना है, तो बस उन चीजों को ज्यादा मार्केट में फ्लड कर देते हैं जितना डिमांड नहीं होता। और मार्केट सप्लाई में और इकोनॉमिक मॉडल के मार्केट में यही होता है ना, कि जिस चीज की डिमांड ज्यादा है उसकी सप्लाई बढ़ा दो, और जिस चीज की सप्लाई कम है, मतलब डिमांड कम है, उस चीज की सप्लाई कम कर दो। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे अपने फायदे और अपने बेसिस के लिए उन चीजों को, यहाँ डिमांड और सप्लाईज को कंट्रोल किया जाता है। और हाँ, शाला मॉडल यहाँ लिखा नहीं इसलिए मैं भूल गया था। शाला मॉडल मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक सब एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल होता है शाला मॉडल। जैसे ये बाजार कैंटीन मॉडल सब यूनिट है ना इकोनॉमिक मॉडल का, उस तरह वो सब यूनिट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल का। उसमें क्या होता है कि पॉलिटिक्स जो होती है ना, जैसे लॉ एंड जस्टिस है, पॉलिटिकल सिस्टम है, पुलिस सिस्टम है, वो उस वजह से नहीं वैसे काम नहीं करती जैसे उनको काम करना चाहिए। वो किसी के ऑर्डर पे काम करती हैं, कोई स्मॉल फैमिलीज के ऑर्डर पे काम करती हैं, और उस बस उन्हीं पॉइंट्स पे काम करती हैं जिससे कुछ स्पेशल एलिट्स को फायदा होना है। मतलब पूरी तरह कंट्रोल सिस्टम होता है वहां पे। तो एक हॉलिस्टिक सिस्टम के थ्रू वो काम नहीं कर पाते। आपको ये चीजें समझ में आई? आगे चलते हैं आप। जितना एफ डब्ल्यू रिक्स ने ब्लंटली इस चीज को बोल दिया है, ये डेफिनेट है कि डेफिनेटली श्योर थे कि इसका क्रिटिसिज्म आना ही है। तो इसका क्रिटिसिज्म आ चुका है, और आप देख लो इसके क्रिटिसिज्म में क्या क्या चीजें हैं। तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी मॉडल में जो बेसिक क्रिटिसिज्म है वो यही है कि डिफ्रैक्टेड, डिफ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक, ये ये जो सारे टर्म्स है ना, ये नेचर के टर्म्स हैं, और ये फंक्शनल सिस्टम्स हैं जो कि फिजिक्स के टर्म को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहा। आप खुद ही देखना कि इसको बहुत आसानी से दूसरे टर्म्स में भी समझाया जा सकता था, लेकिन जबरदस्ती इसमें फिजिक्स का मॉडल लाना, बीम ऑफ लाइट को लाना, प्रिज्म को एस्टैब्लिश करना, उसमें डिफ्रैक्शन दिखाना, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बेसिकली इसका पहला क्रिटिसिज्म तो यही है। दूसरा दूसरा क्रिटिसिज्म आता है शाला मॉडल, जो मैंने आपको बताया। तो शाला मॉडल ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करता कि, और नेसेसरली ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करता जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो हो वो फुल्ली कंट्रोल्ड काम करे। तीसरी चीज है कि फॉर्मलिज्म। फॉर्मलिज्म में हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ब्यूरोक्रेट्स को ओवर पावर मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी फॉर्मलिज्म जब एक्चुअल में जब परफॉर्म होता है, तो ये ब्यूरोक्रेट्स के पावर को कभी कभी नहीं भी बढ़ाता, इवन कभी कभी मार्जिनलाइज भी करता है उनके पावर को, क्योंकि फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर आते ही वो ब्यूरोक्रेट्स एक लॉ एंड ऑर्डर से भी बन जाते हैं। ये आपको भी पता होगा। तो इसके बेसिक क्रिटिसिज्म में लैक ऑफ एक्सप्लेनेटरी पावर, जो मैंने आपको बताया, ये जो तीन टर्म्स आपको ऊपर दिखाए हुए हैं उसी के शॉर्ट शॉर्ट टर्म्स भी मैंने यहाँ बना रखे हैं, ताकि आपको वन वन लाइनर में आपको चीजें याद रहे। लैक ऑफ एक्सप्लेनेटरी पावर, प्रिज्मेटिक सोसाइटी में जो ये प्रिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक्सप्लेन कर नहीं पाता पूरी तरह। ये वन वे इन्फ्लुएंस है सब सोसाइटी का। और फॉर्मलिज्म और ब्यूरोक्रेटिक पावर, ये आपका खुद का मानना हो सकता है, लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि ये ब्यूरोक्रेट्स की पावर को बढ़ा दे। अब पूरी तरह मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के ही क्रिटिसिज्म पे चलते हैं। जो पूरा मॉडर्नाइजेशन जो सबसे पहले हमने देखा था ना, जिसमें हम लोगों ने एडवर्ड सेड को देखा था, गायत्री स्पिवाक को देखा था, उन सारे मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के क्रिटिसिज्म को हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे वही बात हो रही है जो जिस चीज को मैं उस वक्त से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये अतुल कोहली और विनेशो, ये दोनों जो हैं वो इसी बात पे फोकस कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को वो इसी तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि देखो तुम लोगों ने क्या किया है। आप यहाँ समझने की कोशिश करो कि ये कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने यही कहा है कि एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन जिस स्टेज से गुजरे गुजरे हैं, जैसे जिस वक्त तुम लोगों ने हमारे देशों को छोड़ा,
हम हमें छोड़ के गए तुम लोग। उस वक्त तुरंत तुरंत हमारा देश आजादी हुआ था। हमारे पास वो इन्फ्लुएंस और वो पावर नहीं थी कि हम चीजों को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकें। तो वो हमारा बहुत अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट था। तो अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को अभी हम तुरंत तुरंत आजादी हुए हैं, तुरंत तुरंत हम चीजों को सीख रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम हम पे थ्योरी लिखना शुरू कर दिए और तुमने हमें उसी पॉइंट पे जज कर लिया। ये तो वही बात हुई ना कि कोई बच्चा भी पैदा हुआ, मुश्किल से भी चलना शुरू किया, और तुम उसको बड़े बड़े रेसर्स के साथ, उसेन बोल्ट के साथ कंपेयर करने लगे। अरे कि तुम तो चल ही नहीं सकते, तुम तो 2 कदम चलने में लड़खड़ा जा रहे हो। तो ये उसी तरह से हुआ कि अभी कोई देश आजाद हुआ नहीं और आप उसको डेवलप्ड कंट्रीज के साथ आप उसको कंपेयर करने लगे। आप ये करके ना, ये अपनी अपनी छोटी मानसिकता को आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि ये जो कंपैरिजन है ना, वो जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है। मॉडर्निस्ट थ्योरी को क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि चलो ठीक है, तुमने हमें जस्टिफाई, हमें थियराइज करने की कोशिश की और हमें अर्ली स्टेज पे ही हमारा डेवलपमेंट दिखाने की कोशिश की, लेकिन तुमने इस इस पॉइंट पे भी हमें हमारी तरह समझने की कोशिश नहीं की। ऐसा होना चाहिए ना कि एशिया को समझ रहे हो तो एशियन पर्सपेक्टिव से समझो ना। हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ हाथ से खाने को बहुत गंदा माना जाता हो, तुम्हारे यहाँ हाथ से कोई नहीं खाता हो, लेकिन हमारे यहाँ हाथ से खाने को एक अच्छा माना जाता है। माना जाता है कि खाने से पहले हाथ धो और अपने हाथ से खाओ, किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तो तुम इस वजह से हमें क्रिटिसाइज तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि हम हाथ से खाते हैं और तुम्हारी नजर में ये चीजें गंदी हैं और बैक्टीरिया होता है हमारे हाथ में 50 तरह का, आप तुम जस्टिफिकेशन दे दो। तुम हमें हमारी तरफ से, हम लोगों को हमारी तरफ से जज करो ना। एथनोसेंट्रिक बायसेस क्यों ला रहे हो? एथनोसेंट्रिक बायसेस मतलब वो अपने एथनिसिटी को वो सेंटर में रखते हैं और उसकी लेंस से वो पूरी दुनिया को देखते हैं कि देखो वेस्टर्न जो तरीका वेस्टर्न नहीं है वो गलत है। तो ये मॉडर्निस्ट थ्योरी को इसी वजह से ये लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आपको ये चीजें समझ में आ गई? पहला क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि तुमने हमने अर्ली स्टेज पे ही जज किया है, ये गलत बात है। और दूसरा, जज किया भी तो किया, कैसे किया? तो अपने आप को बेस्ट मॉडल बता के किया। अपने आप को बेस्ट मॉडल बताया और हमें कंपेयर करना, हम लोगों को कंपेयर करना शुरू कर दिया, जो कि तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था। ये अतुल कोहली और विनेश हो इस तरह से चर्चा करते हैं। अब हमारे पास अगला टॉपिक है न्यू मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। हमने मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव बहुत पहले देख लिया था पिछले लेक्चर में। अब ये है हमारे पास न्यू मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। देखो, इसमें समझने वाली बहुत चीजें हैं, इसको मैं जल्दी जल्दी लेके चलता हूं। बेसिकली ये एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका को कंसीडर करते हैं। इसके जो प्रोपोनेंट्स हैं, मतलब इस बारे में जो लिखते हैं, वो एजी फ्रैंक हैं, आंद्रे गंदर फ्रैंक, इमानुअल वॉलस्टीन, आमिर समीन, शिवा है। अब इस बारे में लेनिन भी लिखते हैं, डिपेंडेंसी थ्योरी में उनका भी काफी कंट्रीब्यूशन है। आमिर समीर का इम्प्लोजन एक कंसेप्ट है, वॉलस्टीन का वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है। एजी एंड्रे फ्रैंक की जो कंसेप्ट है वो है डिपेंडेंसी थ्योरी। आंद्रे गंदर फ्रैंक इनका पूरा नाम है, इनकी डिपेंडेंसी थ्योरी है। और इस एक एक थ्योरी को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। एजी फ्रैंक की अंडर डेवलपमेंट थ्योरी क्या है, इसको बस सुनने की कोशिश करो, चीजें समझ में आ जाएंगी आसानी से। अब थोड़ा 2 मिनट होके फोकस होके इस चीज को समझ लो। द अंडर डेवलपमेंट थ्योरी, एजी फ्रैंक अंडर डेवलपमेंट थ्योरी को कैसे बताते हैं? ये बताते हैं ना कि जो कॉलोनाइजर है ना, वो कॉलोनाइजर क्या करते हैं कि कॉलोनी से उनके सारे रिसोर्सेज वो शक कर लेते हैं, चूज लिया करते हैं, और चूज के अपने आप को डेवलप कर लिया करते हैं। सारे रिसोर्सेज किस फॉर्मेट में चूजते हैं? तो उनके रॉ मटेरियल्स के फॉर्मेट में। वो सारे उनके अपॉर्चुनिटीज को ही सक कर लेते हैं। जो अपॉर्चुनिटी उस कॉलोनाइज्ड प्लेस को एक अपॉर्चुनिटी देती है ताकि वो डेवलप कर सकें। इसी वजह से डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट का ये एक कॉन्सेप्ट देते हैं। डेवलपमेंट मतलब वेस्टर्न कंट्रीज जो डेवलप कर रही हैं, अंडर डेवलपमेंट ये उस चीज के लिए बोलते, ये उन पेरिफेरीज के लिए बोलते हैं जहां पे, जहां से मतलब जहां से वो रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। ये बेसिकली इस तरह से बांटते हैं कि जो जो कॉलोनाइजर है, जहां पे वो सारे रिसोर्सेज जा रहे हैं वो मेट्रोपोल्स हैं, और जहां से वो ले रहे हैं वो सैटेलाइट है। आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार और मैं इस चीज को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे देखो कि पहले ब्रिटेन था इंडिया में, उसका कॉलोनी था, हम उसके कॉलोनी हुआ करते थे। तो आपको पता है ना कि हमारे यहाँ के सारे इंडस्ट्रीज को उन्होंने सिस्टमेटिकली कोलैप्स किया है। उन्हें जानबूझ के इसको कोलैप्स किया। कैसे किया? तो हमारे पास जिन चीजों के पे डोमिनेंस थी, वो उसको रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करके हमें एंड प्रोडक्ट
देना शुरू कर दिया। जैसे हमारे यहाँ का कॉटन, हम कॉटन के बहुत अच्छे वो थे, एक्सपोर्टर थे। तो पहले हम कॉटन एक्सपोर्ट किया करते थे, फिर धीरे धीरे हम कॉटन के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने की तरफ जा सकते थे। लेकिन उन लोगों ने इतना ज्यादा हमें प्रेशराइज किया, इतना ज्यादा फोर्स किया कि हमसे कॉटन, रॉ कॉटन लेके हमें ही एक्सपोर्टेड गुड बेचना शुरू कर दिया, कहीं ज्यादा 10-10 गुना ज्यादा हाई प्राइसेस पे, जितना कि रॉ मटेरियल की प्राइस थी। समझ में आया? तो उस कंडीशन में वो मेट्रोपोल्स हो जाते हैं और हम सैटेलाइट हो जाते हैं। और ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉलोनियल, मतलब कॉलोनियल एरा में चलता था, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस के समय भी ये चीजें कंटिन्यू करती हैं। इससे होता क्या है? तो भाई इससे होता यही है कि जो इकोनॉमिक होती है ना सैटेलाइट की, इकोनॉमी जो होती है सैटेलाइट की स्टेट की, जहां पे जो कॉलोनाइज्ड प्लेस है, उस जगह की इकोनॉमी बिल्कुल ही ठहर सी जाती है वहां पे, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल वो छीन लिए। अब जब रॉ मटेरियल ही लेके कोई चला जाएगा तो तुम बनाओगे क्या और कैसे बनाओगे? बात तो यही है ना। तो इसी को फ्रैंक बोलते हैं, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के क्रिटिक के रूप में बताते हैं कि अंडर डेवलपमेंट जो है ना, वो तुम्हारी वजह से नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी है, तुम्हें उस लायक छोड़ा ही नहीं गया है कि तुम डेवलपमेंट कर सको। तो कॉलोनियल एरा में होता यह था कि वो तो डायरेक्ट तुमसे तुम्हारा रॉ मटेरियल ले लेते थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद तुम्हारे इकोनॉमिक, मतलब तुमको इकोनॉमिक हिंड्रेंस दिया जाता है, तुम्हारा इकोनॉमिक ड्रेन किया जाता है। और ये मॉडर्नाइजेशन के बहुत बड़े क्रिटिक के रूप में है, ये बहुत बड़े क्रिटिक के फॉर्मेट में है आंद्रे गंदर फ्रैंक। ये कहते हैं कि अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज है ना, वो डेवलप्ड कंट्रीज के ट्रैक को फॉलो ही नहीं कर सकती अपने डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि उस लायक वो बचती ही नहीं है, उसका वो पोजीशन ही नहीं होता है, वो जीवन भर एक सैटेलाइट के रूप में रह जाती है। और ये मेट्रोपोल्स अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाते चलते हैं। एजी फ्रैंक समझ में आ गया अंडर डेवलपमेंट। अब इमैनुअल वॉलरस्टीन की वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, ये पहले डिपेंडेंसी थ्योरी से डिफरेंट थ्योरी है। ये बिल्कुल ही चीजों को अलग ढंग से देखने की कोशिश करती है, और ये रिजिड नहीं है। जैसे डिपेंडेंसी कहता है ना कि जो मेट्रोपोल्स हैं हमेशा ताकतवर रहेंगे, और जो सैटेलाइट हैं वो उस लायक नहीं है कि वो कभी ताकतवर बन पाएंगे, वो जीवन भर रिसोर्सेज अपना देती रहेंगी और वो मजबूत होते रहेंगे। ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये इमैनुअल वॉलरस्टीन पूरे वर्ल्ड सिस्टम को सिस्टम जो है ना इनका, वो तीन हिस्सों में बटा हुआ है। पहला कोर कंट्रीज, दूसरा पेरीफेरी, तीसरा सेमी पेरीफेरी। कोर जो वेल्थी हैं, डेवलप्ड हैं, कैपिटल कंट्रोल करते हैं और टेक्नोलॉजी है उनके पास, ये हो गया कोर। पेरीफेरी कौन सी है? जो एकदम अंडर डेवलप्ड है, वो कोर पे ही डिपेंड करती हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने रॉ मटेरियल्स को बेचने के लिए और अपने चीप लेबर्स को किसी तरह बेच के अपना पैसा कमाने के लिए, अपने नेशन को किसी भी तरह चलाने के लिए। ये पेरीफेरी कंट्रीज हैं। लेकिन इनके बीच में आता है एक सेमी पेरीफेरी, हालांकि ये तीसरा स्टेज यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन ये दोनों के बीच में आता है। इसमें कुछ डेवलपमेंट के भी पार्ट होते हैं और कुछ पेरीफेरी के ही पार्ट होते हैं। ये कुछ मुद्दों पे, ये कुछ एस्पेक्ट्स में पेरीफेरी की तरह डिपेंड करते हैं, जैसे चीप लेबर प्रोवाइड करना, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना। लेकिन कुछ जगह इनके पास कोर का भी कुछ, मतलब कोर की भी कुछ टेक्निक्स इनके पास होती हैं, कोर के भी कुछ क्या कहूँ कैरेक्टरिस्टिक्स इनके पास अवेलेबल होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं कि अपने नीचे की पेरीफेरी कंट्रीज से वो रॉ मटेरियल रिसोर्स सक करते हैं और अपने डेवलपमेंट में अपने डेवलपमेंट में उसको यूज करते हैं। इस चीज को मैं और अच्छे से सिंप्लीफाई करके आपको बताने की कोशिश करता हूं। कोर कंट्रीज मान लो बिल्कुल कोर में है, ठीक है। उसका काम है कि दुनिया भर से रॉ मटेरियल्स लो, चीप लेबर लो, उनके उनके लैंड्स का इस्तेमाल करो, उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो। लैंड्स का इस्तेमाल कैसे करोगे? वहां अपनी फैक्ट्री लगा दो, जैसे एप्पल करता है, अपनी फैक्ट्रीज इधर उधर लगा देता है। वॉलमार्ट अपने अपने इधर उधर फैक्ट्रीज लगा देता है, क्योंकि वो अपने देश को गंदा नहीं करना चाहते। वो अपने देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो अपने देश को तो गंदा करना ही चाहते, लेकिन उनको सारी चीजें चाहिए, सारी फैसिलिटीज चाहिए, उनको कार्बन जीरो भी चाहिए और उनको सारे प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स भी चाहिए। तो करते क्या है, अपने प्रोडक्शन प्लांट्स को इधर उधर लगा देते हैं। तो कुछ कंट्रीज से वो चीप लेबर ले लीजिए, क्योंकि जहां लगाए वहां से वो चीप लेबर ले लिए और वहीं लगाएंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका कोई कंपनी उठाएगा और फ्रांस में लगा देगा, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो वो कहीं ऐसी जगह लगाते हैं जहां पे रिसोर्सेज चीप हो, मतलब वहां पे रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल हो जाए और वहां पे लेबर आपको चीपली अवेलेबल हो जाए। तो पेरीफेरी स्टेट्स में गए, वहां पे अपना फैक्ट्री लगा दी, उनके सबसे पहले उनका लैंड ले लिया,
उनसे चीप लेबर ले लिया और उनका रिसोर्सेज ले लिया। ये तीनों चीजें ले ली और अपने आप को डेवलप करने लगे। ऐसा हुआ ना। उसी के बीच में आते हैं और पेरीफेरी को क्या चाहिए? पेरीफेरी खुश है इस बात से कि चलो कम से कम हमारे पास कुछ तो अपॉर्चुनिटी मिली, हमारे पास कुछ तो डेवलपमेंट का मौका मिला। हालांकि उनको पूरी तरह डेवलपमेंट का मौका नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है ना कि चलो हमारे जो लोग बेरोजगार बैठे हुए थे उनको कहीं रोजगार मिल गया, कहीं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल गई। हमारा जो लैंड ऐसे ही पड़ा हुआ था वहां पे फैक्ट्री लग जाने की वजह से वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्रिएट हुई, तो वो उस मामले में खुश हैं। डेवलप कंट्रीज इस मामले में खुश हैं कि बिना उनको कार्बन गंवाए हुए, बिना कार्बन एक भी टन प्रोड्यूस किए हुए उनको सारी फैसिलिटीज मिल गई, उनको एंड प्रोडक्ट मिल जा रहा है। इसी में सेमी पेरिफेरी स्टेट्स आते हैं। सेमी पेरिफेरी स्टेट्स में क्या होता है कि वो अपने लैंड दे दिए, मानो उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कोर के हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पेरिफेरी के हैं। उन्होंने अपना लैंड दे दिया, जैसे इंडिया अभी सेमी पेरिफेरी में है, उन्होंने अपना लैंड दे दिया और अपने लेबर दे दिया, ये दो चीज दे दिया। लेकिन उस दो चीज को देने से वहां जो प्रोडक्ट्स वहां पे बने, उस प्रोडक्ट्स को उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का टैग दे दिया अपना, और दुनिया भर में वो बेचना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि सेमी पेरिफेरी भी कोर की तरह, ये पेरिफेरी की तरह काम कर रही है। यहाँ सेमी पेरिफेरी बेनिफिट होने की कोशिश कर रही है, वो कोर से इन्वेस्टमेंट ले रही है और अपने आप को डेवलप कर रही है, और सेमी और पेरिफेरी स्टेट से वो रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रही है। और ये रिजिड नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि आज की सेमी पेरिफेरी कल की कोर हो, और आज की पेरिफेरी कल की सेमी पेरिफेरी हो। क्योंकि उनके यहाँ जैसे वियतनाम क्या है, वियतनाम धीरे धीरे, अभी तो पेरिफेरी था, अभी धीरे धीरे सेमी पेरिफेरी बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इतने सारे उनके यहाँ पे कंपनीज आ चुकी है ना। चाइना भी इसी तरह से उसने डेवलप किया, पहले पेरिफेरी के रूप में खुद को दिखाया, फिर सेमी पेरिफेरी के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश किया, अब कोर की तरफ वो बढ़ चुका है। हम लोग भी अब कोर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रिजिड नहीं है डिपेंडेंसी थ्योरी की तरह। मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैंने इस पे बहुत ही ज्यादा समय लिया और बहुत अच्छे से आपको बताने की कोशिश की है। डिपेंडेंसी थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म्स को यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसके क्रिटिसिज्म की शुरुआत होती है सबसे पहले इसके टर्म से ही, कि ये जो टर्म है ना, ये डिपेंडेंसी थ्योरी, ये बहुत ही सिंपलिस्टिक है और ये कुछ स्टैब्लिश नहीं कर पा रहा। इसके जो क्रिटिक हैं वो बताते हैं कि ये कुछ स्टैब्लिश नहीं कर पा रहा। ये डिपेंडेंसी जो आपने कह दी है, इसका कोई प्रूफ तो लेके आओ, कोई डेटा लेके आओ, कोई प्रूफ लेके आओ जिससे हम इस चीज को स्टैब्लिश कर सके। तो ऐसा कोई प्रूफ और डेटा नहीं है, तो ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। दूसरा क्रिटिसिज्म यह है कि मल्टीनेशनल कंपनीज के आ जाने से या मल्टीनेशनल टाइज के आ जाने से आप हर बार ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं, आपको इसका दुख ही झेलना पड़ा, या आपको हमेशा ही क्या मतलब डिपेंडेंसी ही झेलनी पड़ी, आप पे अत्याचार ही हुआ है, या आपके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया गया है। कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, जो टेक्नोलॉजी आपके पास कभी नहीं आ सकती थी, वहां पे आपके पास वो कंपनीज आ जाने की वजह से, रिसोर्सेज, बड़े देश के रिसोर्सेज आने की वजह से आपके पास ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, तो आपके पास भी अपॉर्चुनिटी बनती है। लिमिटेड फोकस ऑन डेवलपमेंट, ये सबसे बड़ा कंसेप्ट है कि आपने डिपेंडेंसी तो कंसीडर कर दी कि हाँ, डिपेंड कोर नेशंस हैं, वो डिपेंडेंट हैं हमारे स्मॉल नेशंस पे, सैटेलाइट्स पे, और ये एजी फ्रैंक की डिपेंडेंसी थ्योरी की क्रिटिसिज्म चल रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आपने मेट्रोपोल्स को दिखा दिया कि मेट्रोपोल्स आते हैं और सैटेलाइट से रिसोर्सेज ट्रैक करके ले जा रहे हैं, लेकिन आपने क्या इस चीज को कंसिडर किया कि डेवलपमेंट जो वो कर रहे हैं, वो उनके आने की वजह से जो डेवलपमेंट आपके देश में हो रहा है, क्या इस चीज को आपने कंसिडर किया? और एजी फ्रैंक, इवन एजी फ्रैंक ने भी इस चीज को माना है अपने क्राइसिस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी 1980s के बुक में, इस चीज को माना है कि ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से पेरीफेरी स्टेट जो है वो कभी डेवलप नहीं कर सकते। बाद में इन्होंने माना, बहुत बाद में माना कि ऐसा पॉसिबिलिटी है कि पेरीफेरी स्टेट्स भी डेवलप कर सकते हैं। मतलब जो सैटेलाइट्स हैं, स्टार्टिंग में तो बोला ना कि बिल्कुल डेवलप नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं बचता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, वो डेवलप कर सकते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है इस तरह से, अगर कैपिटलिस्ट नेशंस अपने रिसोर्स और कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट करें तो। अब यहाँ पे हमजा अलावी को हम पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ ओवर डेवलप्ड स्टेट, रिलेटिव ऑटोनॉमी स्टेट या ओवर डेवलप्ड स्टेट। ओवर डेवलप्ड स्टेट आप लोगों में से कितनों को पता है? फिर यहाँ पे हम पाकिस्तान का ही एग्जाम्पल लेंगे। आप लोगों को लगेगा कि बाप रे, आज पाकिस्तान का कितना एग्जाम्पल लिया जा रहा है, क्या पाकिस्तान सबसे बुरा देश है क्या हमारे साउथ एशिया में? तो हाँ, अभी तक तो लगता तो यही कि सबसे बुरा देश है।
साउथ एशिया में। इसी वजह से बार बार पाकिस्तान को, एक्चुअली पाकिस्तान बुरा और अच्छा नहीं है, पाकिस्तान एक टेस्ट केस है कि जीवन में किसी देश को क्या नहीं करना होता है। जो आपको नहीं करना है ना, आप पाकिस्तान को समझ लो। ऐसा नहीं है कि हमारा एनिमी ब्रदर है, इस वजह से मैं उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या नहीं करना है ये आपको पता चलता है पाकिस्तान से। जो जो पाकिस्तान करता है बस उसका अपोजिट करो, पॉसिबिलिटी है कि आप एक दिन इंडिया बन सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में, पीएसआईआर के पेपर में आपको पूरा ये हमजा अलावी को ही डिफाइन करने के लिए कह दे, लेकिन कभी आपको पोस्ट कॉलोनियल अगर आपको दे दिया तो हमजा अलावी को भी इसके थ्योरी ऑफ ओवर डेवलप्ड स्टेट या किसी भी टॉपिक को अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो उसमें ओवर डेवलप्ड स्टेट के कंसेप्ट को अगर डाल दोगे ना, तो वो उस चीज का रेलेवेंस बढ़ जाएगा। एग्जामिनर को ही पता चल जाएगा कि हाँ आपको चीजें पता है। बेसिकली 3 पॉइंट पे बात करते हैं यहाँ पे, रिलेटिव ऑटोनॉमी। तो रिलेटिव ऑटोनॉमी में हमजा अलावी यही कहते हैं कि जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज होती है ना, उसमें ऐसा नहीं है कि जिससे उस वक्त से आप बता रहे हो कि कोई कंट्रोल करता है, कोई कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है या एक ही ग्रुप कंट्रोल कर रहा है, रादर कई सारे ग्रुप्स हो सकते हैं। हाँ, बात अलग है कि कुछ ग्रुप्स बहुत पावरफुल होते हैं, कुछ कम पावरफुल होते हैं, लेकिन ऐसा जरूर है कि हाँ, बहुत सारे ग्रुप्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो कोई पावर सेंटर्ड एक जगह नहीं होता है। एक चीज होता है कि ओवर डेवलप्ड स्टेट। ओवर डेवलप्ड स्टेट मतलब एक होता है अंडर डेवलपमेंट, जो मैंने आपको भी समझाया। ओवर डेवलप्ड स्टेट मतलब कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई कोई सोसाइटी है, जैसे पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी है, पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, इस तरह की जो सोसाइटीज हैं, स्टेट्स हैं, वहां पे कोई एक इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वही पूरे स्टेट को कंट्रोल करने लगता है। जैसे मिलिट्री है पाकिस्तान में, ब्यूरोक्रेसी है, तो इसको ओवर डेवलप्ड स्टेट कहते हैं। जितना इसका काम था वो तो कर ही रहा है, लेकिन अब एक्टिविज्म की तरफ पहुंच चुका है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख लो, मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की कहाँ पे, पाकिस्तान की, ये ओवर डेवलप्ड स्टेट है। तो इसमें इससे ज्यादा जानने की आपको जरूरत नहीं है। जल्दी जल्दी इसके क्रिटिसिज्म के बारे में हम देख लेते हैं। ये पूरे पोस्ट कॉलोनियल, क्योंकि ये लास्ट स्लाइड है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी का, इस पूरे पोस्ट कॉलोनियल का थोड़े से हम देख लेते हैं कि इसका क्रिटिसिज्म क्या है। तो भाई ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ये नेचर ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ नेचर ऑफ स्टेट को नहीं बताता। ये ये सबकी एक धारणा हो सकती है, सबने अपने अपने ढंग से बता दिया, लेकिन किसी भी तरह नेचर ऑफ स्टेट को ये डिफाइन नहीं करता है और एग्जिस्टिंग ये डिस्क्रिप्शन या एनालिसिस स्टेट का ये नहीं देता। ये आइडियल स्टेट की या किसी भी तरह के ओरिजिन ऑफ स्टेट की चर्चा नहीं करता कि अच्छा अगर ऐसा राज्य बन गया, ओवर डेवलप्ड स्टेट हो गया है, डेवलप्ड स्टेट हो गया है, या फिर डेवलप डिपेंडेंसी और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आ गई है, तो ये कैसे आई, शुरुआत कैसे होती है, और उस समय राज्य की शुरुआत कैसे होती है, इस तरह की किसी चर्चा की का जिक्र यहाँ पे किया नहीं गया है। और ये यूनिवर्सल नहीं है, ये बहुत लिमिटेड है। और कहां तक लिमिटेड है, तो सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड वर्ल्ड स्टेट को देखता है। अगर पोस्ट कॉलोनियल देखना है तो थर्ड वर्ल्ड को ही जो देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि पोस्ट कॉलोनियल में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को ही देखेंगे, लेकिन ये बहुत ही नैरो थिंकिंग है, बहुत नैरो पर्सपेक्टिव है किसी चीज को देखने का। और यहाँ पे हमारा पोस्ट कॉलोनियल थियरी खत्म हो जाता है। इसमें लास्ट में हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में दो लोगों को देख लेते हैं, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट ऑफ इंडिया, क्योंकि हम इंडियन सर्विसेज का ही एग्जाम देने जा रहे हैं। इन दो थिंकर्स को याद रखना पोस्ट कॉलोनियल स्टेट ऑफ इंडिया में, क्योंकि ये पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स ऑफ इंडिया के बारे में इन्होंने अपनी अपनी राय दी है। तो दो, ये प्रणव बर्धन को और सुदीप्तो कविराज को, दो आदमी को आपको याद रखना है। आप लोग याद रखोगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे एग्जाम्स में। ये क्या कहते हैं कि इंडियन स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट है और ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, किसी एक पावर से कंट्रोल नहीं होती है। तो ये कहना वेस्टर्न नेशंस का कि यहाँ पे कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है, कोई यूनिट नहीं है, या फिर कोई सिग्निफिकेंट काम नहीं हो पाता, ये बिल्कुल गलत है। प्रणव वर्धन उस चीज को बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं। सुदीप्तो कविराज क्या कहते हैं, कंटेंट्स दैट कॉलोनियल स्टेट्स इंडियन इन 1947, बिल्कुल सही है कि हमारे देश में कॉलोनियलिज्म का जो अंत होता है 1947 में हो जाता है और हम एक नए सोशल लाइफ की शुरुआत करते हैं, और जो कि मोर स्टेट सेंटर्ड होता है, राज्य की तरफ सेंटर्ड होता है। राज्य की तरफ सेंटर्ड होता है तो लोगों की तरफ वो चीजें ज्यादा जाती हैं। तो वेस्टर्न नोशंस जो है देखने का, हमें वो सही तरीका नहीं है हमको समझने का। सुदीप्तो कविराज और प्रणब प्रधान अपने 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 टर्म्स में इस चीज को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा ये आखिरी है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट। इसके बाद से हमारा थ्योरी ऑफ स्टेट खत्म हो जाएगा। और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट में बेसिकली हम
फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो फेमिनिस्ट हैं वो किस तरह से स्टेट को देखती हैं या देखते हैं और उनकी क्या विचारधारा है इसको लेके। बेसिकली कैथरी मैकमिलन कहती है ना कि दुनिया में कहीं भी कोई भी फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट नहीं है। बाकी सारी थ्योरीज ऑफ स्टेट हैं लेकिन कोई फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। तो आखिर फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती तो करता क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। तो खुद ही जवाब देती है कैथरीन मैकमिलन कि ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ स्टेट जो होते हैं ना वो फोकस दो चीजों पे करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोवरेनिटी पावर एंड टेरिटरी। सोवरेनिटी पावर टेरिटरी इन्हीं चीजों पे फोकस करते हैं और स्टेट के रोल के रूप में, मतलब स्टेट के रोल किस तरह के रोल, तो कोर्शन के रोल कि किस तरह से एक स्टेट जो है एक लिबर्टी को, किसी के राइट्स को किसी तरह से कैसे कोर्स करता है। बस इसी बारे में सारी थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं। या तो सॉवरेनिटी पावर टेरिटरी के बारे में है या स्टेट के कोर्सिव रोल के बारे में है। बेसिकली जो सेकंड पॉइंट है इसमें स्टेट्स रोल एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोर्सन, ये मार्क्सिस्ट को टारगेट कर रही है और सॉवरेनिटी पावर और टेरिटरी में ये लिबरल से लेके सोशलिस्ट सबको टारगेट कर रही हैं जो अपने अपने तरह से स्टेट को डिफाइन करने की कोशिश की है। आगे चलते हैं। पैट्रियार्कल स्टेट, ये पैट्रियार्कल स्टेट को, ये शब्द बहुत बार आएगा अभी पूरे फेमिनिस्ट में आएगा क्योंकि इसी चीज को, पैट्रियार्की मतलब होता है मेल डोमिनेटिंग। जहां भी मेल का डोमिनेंस होगा उसको ये पैट्रियार्कल कहते हैं, मतलब पितृ सत्तात्मक। पितृ की मतलब पिता की शक्ति या पिता की सत्ता, इसका हिंदी में मतलब ये हुआ। पैट्रियार्कल मतलब मेन डोमिनेटेड। तो अगर सोसाइटी की बात कर रहे हो या स्टेट की बात कर रहे हो, बाद वाला शब्द आप खुद से लगा लेना, पेट्रियार्कल सोसाइटी, पेट्रियार्कल स्टेट, पेट्रियार्कल मूवमेंट, जो भी हो तो मतलब मेन डोमिनेटेड है। तो ये वुमेन जिस चीज को भी देखती है ना, फेमिनिस्ट जिस चीज को, आई एम सॉरी वुमेन नहीं फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट जिस चीज को देखती है ना तो उनको ऐसा लगता है कि पेट्रियार्कल से ये चीजें पेट्रियार्की से इन्फ्लुएंस्ड हैं। जैसे यहाँ पे साल्विया वाल्बी जो है वो डिकंस्ट्रक्ट करती हैं स्टेट को सिस्टमेटिकली और दिखाती हैं कि किस तरह से पैट्रियार्की किस लेवल पे अंदर घुसी पड़ी है और किस तरह से ये पैट्रियार्कल सिस्टम वर्क कर रहा है। ये एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करती है कि देखो, डिस्प्रोपोर्शनेट प्रेजेंस ऑफ मेन एंड वुमेन इन डिफरेंट जॉब्स, यही से ये शुरुआत करती हैं। अब देखो कि किस तरह से डिस्प्रोपोर्शनेट प्रेजेंस है मेन का स्टेट में, पुलिस में, आर्मी में। और आप वहीं देख लो कि वुमेन कहाँ पे है, नर्सिंग में, टीचिंग में। तो कहीं भी ऐसी जगह वुमेन नहीं है जहां से वो चीजों को कंट्रोल कर सके। और जहां भी कोर्सिव स्ट्रक्चर है ना वहां पे मेल अपना डोमिनेंस बना के रखे हुए हैं। आपको चीजें समझ में आई पैट्रियार्कल स्टेट के बारे में? साल्विया वाल्बी का एक डीकंस्ट्रक्ट सिस्टम समझ में आया? यहाँ पे अब अलग लेवल पे इसको लेके चलते हैं और अलग अलग चीजें समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में एलिजाबेथ कैडी स्टैनन और एमिलिन पैंकट्रस्ट ये अलग अलग चीजों के बारे में ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो फेमिनिज्म की शुरुआत हुई ना उसमें पहले फेमिनिज्म का क्या डिमांड था। सही बात है। अगर अगर क्या, जैसे ये बात तो सही है ना कि वुमेन के पास वो राइट नहीं थी। शुरू से वुमेन और मेन में एक डिफरेंस था। हमारे यहाँ भी हम देखते हैं कि वैदिक काल में, वैदिक एरा में, जब तक ऋग्वैदिक का समय था उस वक्त विमेन लगभग सारे ही एसोसिएशन का पार्ट हुआ करती थी। उनको वैदिक इंचैंटमेंट में, चैंटिंग में उनको वेद पढ़ने की आजादी हुआ करती थी। उनको सारे उस सभाओं में, समितियों में पार्टिसिपेट करने की आजादी हुआ करती थी। अगर उसकी मेंबर नहीं है तो कम से कम एक विजिट तो कर ही सकती थी। लेकिन आप देखते हैं कि किस तरह से लेटर वैदिक में आते आते ऋग्वेद के बाद के जितने वेद्स बने हमारे यहाँ उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन उस तरह से नहीं रहा। उनके रोल्स को बहुत ही मार्जिनलाइज किया गया। उनको एक सेकंड सेक्स से सेकेंडरी सेक्स की तरफ लेके जाने की शुरुआत होती है। हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुनिया भर में ही है और हम इससे इम्यून है, हमारे यहाँ भी इस तरह की चीजें हैं और पूरी दुनिया में भी ऐसा ही कुछ ट्रेंड देखने को मिला है। तो आप ही सोचो कि जब इस तरह की सिचुएशन रहेगी और 2000 साल से इस तरह से वुमेन को मार्जिनलाइज करके रखेंगे और मानेंगे कि वुमेन बिलोंग्स टू होम और मेन बिलोंग्स टू सोसाइटी, तो आप समझने की कोशिश करो कि वुमेन का पहला डिमांड क्या होगा। सबसे पहला डिमांड होगा कि पहले हमें इक्वालिटी तो दो, अपने बराबर समझो कि हम कोई सेकेंडरी नहीं है, हम सेकंड सेक्स हो सकते हैं, सेकेंडरी सेक्स नहीं हो सकते। सैमन बेवर क्या कहती हैं? सैमन बेवर अपने कंसेप्ट को किस तरह से डिफाइन करने की कोशिश करती है? द वन इज नॉट बॉर्न वुमेन, द वन बिकम्स वुमेन।
ये मैंने आपको बता दिया, इस चीज को आप देख लो और समझने की कोशिश करो, तब तब आपको फेमिनिस्ट थ्योरी कहीं आपको समझ में आनी शुरू हो। तो जब फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरी है ना, इसको वो बताने की कोशिश करते हैं, वो समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो पहला डिमांड था वो फीमेल सफरेज का था, मतलब फीमेल के वोटिंग राइट का, फिर राइट टू प्रॉपर्टी का, फिर अदर सिविल पॉलिटिकल राइट्स के लिए उन लोगों ने लड़ना शुरू किया। उसके बाद से एक दौर आया मिड 20th सेंचुरी का। मिड 20th सेंचुरी मतलब वो सेंचुरी, वो समय जो 1950s के बाद का है। उस वक्त रेडिकल फेमिनिस्ट की एक लहर चली। रेडिकल फेमिनिस्ट क्या थी? उन्हें अब सिर्फ सिविल राइट, वोटिंग राइट और प्रॉपर्टी राइट नहीं चाहिए। अब उन्हें पूरा पूरा उनका अधिकार चाहिए। उनका जो है, उनको इक्वली ट्रीट ही करना तुम्हारा काम नहीं है, उनको प्रॉपर डेलीगेशन देना तुम्हारा काम है। इस तरह से ये चीजें आगे बढ़ती हैं। इस चीज को हम और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे अपने आगे की स्लाइड्स में। ये केट मिलेट की सेक्सुअल पॉलिटिक्स स्टेट रेगुलेशंस के बारे में ये बात करती हैं। स्टेट रेगुलेशंस पे जाने का मतलब कि केट मिलेट अपने बुक सेक्सुअल पॉलिटिक्स में ये बताने की कोशिश करती हैं कि जो पावर स्ट्रक्चर है ना रिलेशनशिप का, ये पावर स्ट्रक्चर रिलेशंस जो है ना, वो बस किसी पर्सनल स्पेस तक के वो लिमिटेड नहीं है। अब ये आगे बढ़ चुका है। ये अब पूरी तरह से पर्सनल स्पेस में जा चुका है। पब्लिक स्फेयर तक लिमिटेड नहीं है, ये पर्सनल स्पेस तक जा चुका है। ये जो पावर पॉलिटिक्स है, पावर स्ट्रक्चर है ना, ये वुमेन के लाइफ के हर इवेंट को वो कर रहा है, कंसिडर कर रहा है। उनके सेक्सुअल रिलेशंस को से लेके अबॉर्शन तक सब चीज को कवर कर रहा है। तो वो इस चीज को किस तरह से डिफाइन करने की कोशिश कर रही है। केट मिलेट अपने सेक्सुअल पॉलिटिक्स में इस चीज को बताने की कोशिश करती है कि चलो, जब तुम पर्सनल स्पेस में तुम घुस ही चुके हो और पब्लिक स्पेस से तुम हम लोगों को पब्लिक स्पेस में तो आ नहीं पाए, और पर्सनल स्पेस में जब तुम घुस चुके हो तो अब तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये स्टेट्स को कहते हैं, स्टेट के रेगुलेशंस को किस तरह से बदलना चाहिए। सबसे पहले करना चाहिए कि स्टेट के एक्शंस को बदलो। कैसे? तो स्टेट स्टेट एक कैटलिस्ट के रूप में काम कर सकता है, जो कि वुमेन के वुमेन की कंडीशंस को सुधार सके। तो वुमेन की कंडीशंस को स्टेट कैसे सुधार सकता है? चाइल्ड रियरिंग। अगर चाइल्ड रियरिंग, बच्चे के पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर स्टेट ले ले, तो वुमेन के पास इतनी फ्रीडम बचेगी कि वुमेन अपने लाइफ को अच्छे से जी सके। अफर्मेटिव एक्शंस, अगर स्टेट जो रेगुलेशंस करता है, रूल बनाता है, अगर वो वुमेन को रिजर्वेशंस का अधिकार दे, अफर्मेटिव एक्शंस का अधिकार दे, तो वुमेन्स के पास इतनी अपॉर्चुनिटी, जैसे हमारे यहाँ अभी अभी तो नया बिल पास हुआ, 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो उसी तरह से ये डिमांड कर रही है, केट मिलेट कहती हैं सेक्सुअल पॉलिटिक्स में, कि अगर अफर्मेटिव एक्शन मिले तो वुमेन अपने अधिकार को पा सकती है। तीसरा कहती है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। स्टेट की रेगुलेशंस, स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो रेगुलेट करे वुमेन के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को, ताकि वुमेन के पास इतने इकोनॉमिक फैसिलिटी हो, इतने इकोनॉमिक पावर हो, जिससे वो खुद को इंडिपेंडेंस दे सकें और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकें। और डिफरेंशिएटेड सिटीजन, आयरिस मरियम यंग इतना मतलब एक डिफरेंट तरह का कॉन्सेप्ट देती हैं। वो कहती है कि वुमेन को ना डिफरेंशिएटेड सिटीजन की तरह ट्रीट करो, उनके सिटीजनशिप को स्पेशल अटेंशन दो। जैसे कुछ वुमेन है जो एकदम वेलफेयर, इनको बहुत ही ज्यादा जरूरत है। कुछ वुमेन हैं जो जो हायर क्लास सोसाइटी में है, रिच सोसाइटी में, उनकी उनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं। जो एकदम लोअर रंग पे है, उनकी उन वुमेन की प्रॉब्लम अलग है। तो दोनों को डिफरेंशिएटली देखो, तुम दोनों को डिफरेंशिएट करो और दोनों को उनके हिसाब से देखो। मतलब ऐसा कोई एक लॉ पास मत कर देना जिसमें तुम दोनों को कंसिडर कर सको, क्योंकि दोनों के प्रॉब्लम्स अलग हैं, दोनों के सिचुएशंस अलग हैं। तो उनके वल्नरेबिलिटी के आधार पे उन दोनों को कंसिडर करो। केट मिलेट आपको समझ में आया कि स्टेट रेगुलेशन से किस तरह से वुमेन्स के लाइफ को बदला जा सकता है, या वुमेन को किस तरह से राइट दिया जा सकता है। आप हमेशा याद रखना केट मिलेट्स की सेक्सुअल पॉलिटिक्स। चलो, लिबरल फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव थोड़ा समझ लेते हैं। लिबरल फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव 18 सेंचुरी में शुरू हुआ था। इसके जो मेन प्रोपोनेंट्स है ना, वो मैरी वोलस्टोन क्राफ्ट हैं, जीएस मिल है, टीएच मिल है, और इसी स्टैंटन है। इस तरह के कई सारे लोग हैं। इस थियरी के थिंकर्स का मानना है ना कि एक जो स्टेट जो है ना, वो न्यूट्रल आर्बिट्रर है। किसके बीच का? तो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट एंड अ गारंटर ऑफ इंडिविजुअल राइट। न्यूट्रल आर्बिट्रर का क्या मतलब है? कि राज्य जो है ना, राज्य कार्य करता है एक ऐसे के रूप में, एक ऐसे आर्बिट्रर के रूप में, जहां पे जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है वुमेन के इंटरेस्ट के साथ, जैसे वुमेन का इंटरेस्ट है कि उनको बाहर निकलना है, उनको सोसाइटी में निकलना है, उनको काम करना है,
और एक दूसरा कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट क्या है कि नहीं, वुमेन को अंदर रहना चाहिए, घर में रहना चाहिए, उनको कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है। तो राज्य का काम क्या है कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है और जो उनका राइट है, इन दोनों के बीच में एक आर्बिट्रेशन का काम करे। जो उनका राइट है वो भी वॉयलेट ना हो, और जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है उसको भी इस तरह से एकोमोडेट कर दो ताकि वुमेन के राइट को, अगर जो लोग मानते हैं कि नहीं वुमेन्स को घर पे रहना चाहिए, तो उनको भी दिखा दो कि हाँ ठीक है, घर पे ही तो है, रात में तो घर पे है ना, रात में बाहर नहीं जा रही हैं, लेकिन दिन भर तो उनको लिबर्टी दो, उनको जहां जाने का मन करे वहां जाने दो। तो इस तरह का एक न्यूट्रल आर्बिट्रर है कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट का और इंडिविजुअल राइट्स का। अर्ली फेमिनिस्ट, जैसे लिबरल जो फेमिनिस्ट है ना, आपको लिबर्टी का कॉन्सेप्ट याद है क्या, जो मैंने आपको समझाया था? उसमें लिबर्टी वाले लोग कहते हैं, लिबरल थिंकर्स कहते हैं कि उनको मिनिमम स्टेट चाहिए, मिनिमल। राज्य का काम क्या है? सिर्फ रक्षा करना है। राज्य का काम ये नहीं है कि हमारे हर एस्पेक्ट में तुम घुस जाओ, तुम सिर्फ रक्षा करो और तुम दूर खड़े रहो, ये राज्य का काम है। तो यहाँ कहते हैं ना, लिबरल फेमिनिस्ट कहती है कि राज्य का मिनिमल स्टेट का क्या काम है? वुमेन्स के प्रोटेक्शन का। किस प्रोटेक्ट, ये भी लिबरल की तरह ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि लिबरल फेमिनिस्ट का मतलब, ये इनका कहना है कि राज्य का, स्टेट का क्या है? मिनिमल स्टेट का काम है कि हमारे प्रॉपर्टी की और हमारे लाइफ की रक्षा तुम करो, और प्राइवेट डोमेन में। कहां पे? तो प्राइवेट डोमेन में, फैमिली डोमेन में, इन प्राइवेट डोमेन में तुम्हें इन चीजों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि तुम्हारा काम है हमारी रक्षा करना। लिबरल फेमिनिज्म समझ में आया? मैं एक बार और समझा देता हूं कि लिबरल फेमिनिस्ट अप्रोच जो है वो बेस्ड किस पे है? वो टू सेक्सेस के, जो टू सेक्सेस है, तो टू डिफरेंट सेक्सेस हैं, मेल एंड फीमेल, उसके मतलब एसेंशियली वो सेम है, ठीक है? और उसमें जो इंप्रूवमेंट करना है, उसमें जो बदलाव करना है, उसमें जो बढ़ोतरी करनी है, उसी पे बेस्ड है ये लिबरल फेमिनिज्म। वो स्टेट को कम मानते हैं, वो मानते हैं कि स्टेट को बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज नहीं होना चाहिए। स्टेट का मिनिमल रोल है, लेकिन उसका मिनिमल रोल कहाँ है? तो जॉब में है, डाइवोर्स में है, इन सब चीजों पे स्टेट का है, ताकि ऐसा ना हो कि कल को जब मैं डाइवोर्स के लिए जाऊं तो वहां पे पता चले कि नहीं नहीं, आप डाइवोर्स तो नहीं ले सकती क्योंकि ये हमारे रूल के खिलाफ है। या फिर कुछ मार्क्सिस्ट कहते हैं, कुछ सोशलिस्ट कहते हैं कि समाज के हित के लिए एक महिला को डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए, ताकि इस पे समाज पे बुरा असर पड़ेगा। अगर ऐसा कोई कहता है तो ये कहेंगे कि नहीं, स्टेट का काम है कि अगर हमारी राइट है, अगर हम चाहते हैं डाइवोर्स लेना, तो हमें डाइवोर्स दिया जाए। क्रिटिसिज्म क्या है? इसका मेजर क्रिटिसिज्म मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट और सोशलिस्ट फेमिनिस्ट से ही आता है, और कोई क्रिटिसाइज नहीं करता इनको। इनको फेमिनिस्ट ही क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट वाले, उन लोगों को चलो हम लोग देख लेते हैं क्यों वो लिबरल फेमिनिस्ट को वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक्चुअली जो लिबरल और सोशल और मार्क्सिस्ट के बीच का जो टेंशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में भी उसी तरह से काम कर रहा है। जैसे मानो कि एक कांग्रेस है और बीजेपी है, वो जब लोकसभा चुनाव के लिए लड़ रहे हैं, तो जब राज्यसभा के लिए आ रहे हैं, नेचर बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन राज्यसभा में भी उनका वही टेंशन है। मानो स्कूल नहीं, कॉलेज पॉलिटिक्स है या यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स है, उसमें भी जब एनएसयूआई और एबीवीपी आमने सामने आ रहे हैं, तो वही बीजेपी और कांग्रेस वाला मामला यहाँ पे वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप ये देख रहे हो कि भले जगह एवेन्यूज चेंज हो रही हैं, लेकिन नेचर ऑफ पॉलिटिक्स सेम है। तो उसी तरह से फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को, आई एम सॉरी, लिबरल पर्सपेक्टिव को, लिबरल फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को सोशल फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव यहाँ क्रिटिसाइज करते हुए अपनी थ्योरी रख रहा है। वो कह रहा है, जिल्ला आइंस्टीन कह रही हैं कि जो फेमिनिस्ट, ये लिबरल फेमिनिस्ट कह रहे हैं ना, वो फॉल्स नोशन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो इस ग्राउंड रियलिटी को बिल्कुल ही इग्नोर करके चल रहे हैं। एक तो इक्वल अपॉर्चुनिटी कहीं मिलनी नहीं है उनको, मिल भी रही है तो वो ग्राउंड रियलिटी पे नहीं होगी, वो रियलिटी ग्राउंड पे नहीं होगी। और ये जो ये जो लिबरल फेमिनिस्ट है ना, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तो कैपिटलिस्ट स्टेट के नेचर को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कैपिटलिस्ट स्टेट का नेचर क्या है? कि आपसे मैक्सिमम वर्क लेना और आपको मिनिमम पे करना। ये इनका जो कैपिटलिस्ट स्टेट का जो मोडस ऑपरेंडी है ना, वो यही है कि आपसे किस तरह से ज्यादा लेबर लिया जा सके और आपको कितना कम दिया जा सके और अपनी जेबें ज्यादा से ज्यादा भरी जा सके। यही सोशलिस्ट फेमिनिस्ट का मेजर क्रिटिसिज्म है लिबरल फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, लिबरल फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को लेके। यहाँ 2 मिनट में हम देखते हैं जल्दी से कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। लिबरल फेमिनिज्म क्या कहता है? तो वो इंडिविजुअल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है।
यहाँ क्या कहता है सोशलिस्ट फेमिनिस्ट, क्या कहते हैं, ये इनइक्वालिटी, सिस्टेमिक इनइक्वालिटीज की बात करता है। और रोल ऑफ कैपिटलिज्म में कहते हैं कि ये वुमेन का ऑपरेशन है भाई, ये वुमेन को ऑपरेस करता है। कैसे ऑपरेस करता है? तो वो चाहता ही नहीं है कि कभी भी वुमेन उस पोजीशन पे आए ताकि उसके पास एक अपना राइट हो। वो चाहता है कि वुमेन हमेशा ही घर में रहे, ताकि ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस कर सके, ज्यादा से ज्यादा वर्क फोर्स ला सके समाज में, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्शन कर सकें। और वो चाहते हैं कि ये सारे प्रोडक्शन के बदले वुमेन को कुछ पे ना करना पड़े, अनपेड वो काम करते रहें, क्योंकि वो वुमेन है, उनका काम है घर में रहने का। आपको कुछ चीजें समझ में आ रही हैं कि सोशलिस्ट इस तरह से, सोशलिस्ट फेमिनिस्ट क्रिटिक्स इस तरह से लिबरल फेमिनिस्ट को क्रिटिसाइज कर रही हैं। दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि लिबरल फेमिनिज्म क्या कहता है कि स्टेट को एज अ न्यूट्रल आर्बिटर देखता है, मध्यस्थ कर्ता के रूप में देखता है। ये कहता है, सोशल फेमिनिज्म क्या कहता है कि ये इंस्ट्रूमेंट है कैपिटलिस्ट क्लास का, उस फेर में मत पड़ो तुम लोग, उस चक्कर में मत पड़ो। ये लिबरल फेमिनिज्म को कहते हैं उस चक्कर में मत पड़ो, ये जो कैपिटलिस्ट स्टेट है ना, बस उनके इंटरेस्ट को देखता है, हमारे तुम्हारे इंटरेस्ट को ये नहीं देखता। अब मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव पे आते हैं। मार्क्सिस्ट वाले, अर्ली मार्क्सिस्ट में मैं आपको बता देता हूँ, अलेक्जेंड्रा कोलंटाई है, क्लारा जेंटिक है, रोजा लग्जमबर्ग है। ये ये लोग बेसिकली क्या करते हैं ना, एंजल्स के आर्गुमेंट को अपना बेस बनाते हैं। एंजल्स का आर्गुमेंट कहाँ पे है? तो ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, जो एंजल्स ने लिखा था 1884 में। ये बेसिकली कार्ल मार्क्स के फ्रेंड है, और इन्होंने ही कैपिटलिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स के साथ लिखी थी। तो ये जो उनका कंसेप्ट है ना, इसी चीज कंसेप्ट को वो आगे बढ़ाते हैं, और ये मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट और बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से चीजें काम करती हैं फेमिनिस्ट थ्योरी में, चीजें किस तरह से काम करती हैं। ये बेसिकली लिबरल्स को, लिबरल फेमिनिस्ट को और सोशल फेमिनिस्ट को क्रिटिसाइज करने का भी एक काम कर रहे हैं। ये एक बेसिकली नोशन क्रिएट करने की, एक धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंसान है ना, ये रोजा लग्जमबर्ग, क्लारा और ये अलेक्जेंड्रा, ये एंजल्स के आर्गुमेंट को ही अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एंजल्स का आर्गुमेंट क्या है कि जो मैन है ना, मैन क्या है? मैन वो है जो बाहर जाता है, काम करता है और फूड लेके आता है। और वुमेन कौन है? तो वो है जो इंगेज रहती है अपने नॉन प्रोडक्टिव हाउस होल्ड वर्क में। अब पता नहीं वुमेन नॉन प्रोडक्टिव हाउस होल्ड वर्क में कैसे इंगेज हो सकती है, जबकि मुझे तो लगता है कि वुमेन का मोस्ट प्रोडक्टिव वर्क, मतलब ये मेरा पर्सनल मानना है कि वुमेन का जो वर्क है वो मोस्ट प्रोडक्टिव है। अगर वुमेन वर्क ना करे तो पता नहीं क्या ही होगा हम लोग का। लेकिन ठीक है, जहां जो लिखा हुआ है हम उसी को पढ़ते हैं। यहाँ पे जो इंगेज रहती हैं नॉन प्रोडक्टिव हाउस होल्ड वर्क में, हेंस वुमेन बिलोंग्स टू द वुमेन्स बिलोंग टू द प्राइवेट एंड मेन बिलोंग्स टू द पब्लिक। इस तरह से महिलाओं ने अपना अधिकार खोया है, और मेन जो है वो पब्लिक का पार्ट बन गए हैं, क्योंकि वो जाके खरीद रहे हैं, वो जाके ब्रेड विनर हैं, वो लेबर कर रहे हैं। और वुमेन क्या है? वो अनपेड लेबरर हैं। वो उनका वो कुछ इस तरह से प्रोडक्शन नहीं कर रही हैं, इसलिए डोमेस्टिक लेबर नहीं क्रिएट कर रही हैं। ये फेमिनिस्ट मार्क्सिस्ट एंजल्स के पर्सपेक्टिव को सामने रखते हैं, और इसी को बेस बनाते हैं कि किस तरह से महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं का ऑपरेशन हो रहा है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या दे रहे हैं ये लोग? मेल ब्रेड विनर, आप नीचे देखो, मैंने लगातार 3 लाइन में इसको बहुत इजीली डिफाइन किया हुआ है, ताकि आपको ज्यादा सोचना ना पड़े, समझने की ज्यादा कोशिश ना करनी पड़े। सबसे पहले इसमें मेल को डोमिनेटिंग दिखाया गया है कि ट्रेडिशनल थिंकिंग में, ट्रेडिशनल मॉडल में मेल ब्रेड विनर होता है फैमिली का, जिस वजह से वो डोमिनेटिंग स्टेटस में होता है। प्रोडक्शन ऑफ लेबर पावर, जो रोल स्टेट का रोल क्या है? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा। वो बहुत कहते हैं ना, मार्क्सिस्ट कहते हैं कि स्टेट का काम क्या है? स्टेट एज ए इंस्ट्रूमेंट काम करती है कैपिटलिस्ट की। तो कैपिटलिस्ट का टारगेट क्या होता है? कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। तो यहाँ पे ये मार्क्सिस्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो लोग हैं ना, वो बेसिकली प्रोडक्शन कराना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लेबर का। और वुमेन जो क्या है, वुमेन क्या कर रही है इसमें? मैक्सिमम से मैक्सिमम डोमेस्टिक लेबर को प्रोड्यूस करने का काम कर रही हैं, और वो भी अनपेड। तो इन चीजों को आप कैसे खत्म कीजिएगा? जो एक सिस्टमेटिकली चल रहा है, सिस्टमेटिक इन चीजों को बनाया गया है, और इसी वजह से वुमेन को ऑप्रेस किया जा रहा है कि वुमेन वुमेन को बेसिकली ऐसा काम पकड़ा दिया गया है जिसमें सबसे ज्यादा रोल वही प्ले कर रही हैं, लेकिन उनको कभी भी सामने नहीं आने दिया जा रहा, कहा कि आप तो नॉन प्रोडक्टिव हैं। अब आपको चीजें समझ में आई? आगे बढ़े। यहाँ पे हम रेडिकल फेमिनिस्ट को समझने की कोशिश करेंगे। याद है जब 20th सेंचुरी में मैंने आपको बताया था, एक लिबरल फेमिनिस्ट होती है, एक रेडिकल, वो
जो आगे लिबरल फेमिनिस्ट के बाद रेडिकल पे आ गया था मामला, अब उनको बस सिंपली वोटिंग राइट और इक्वालिटी नहीं चाहिए। अब देखो उनको क्या क्या चाहिए। यहाँ पे बेसिकली अब हम अपने इस वीडियो लेक्चर के लास्ट पे ही आ चुके हैं, बिल्कुल खत्म ही होने वाला है ये वीडियो लेक्चर। इसलिए मैं अब धीरे धीरे आपको रेडिकल फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव समझा देता हूँ, क्योंकि कभी कभी रेडिकल फेमिनिस्ट सीधे सीधे वो पूछ लेते हैं। तो रेडिकल फेमिनिस्ट में थोड़ा सा अच्छे से आपको बताने की कोशिश करता हूँ, धीरे धीरे पढ़ पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि रेडिकल फेमिनिस्ट बेसिकली क्या करते हैं। ये लिबरल और मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट को ना बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं और उनको क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि नहीं, ये आपके आप दोनों का कॉन्सेप्ट ना हम लोगों के कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग है। हम लोग स्टेट को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से आप देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ये लिबरल फेमिनिस्ट को इस वजह से ये कह के नकार देते हैं कि देखो, मेन और वुमेन जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो एकदम उनका स्ट्रक्चर, उनका सोचने का तरीका, उनके रहने का तरीका और उनके करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए मेल और फीमेल के का जो लॉ बनेगा, या मेल और फीमेल का जो आप न्यूट्रल आर्बिट्रल कह रहे हो ना, और तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों मेल और वुमेन, मेन और वुमेन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। और मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट को ये इस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि देखो भाई, हमारा जो हमारे जो ऑपरेशन का कारण है ना वो पेट्रियार्की है। तुम बात समझने की कोशिश करो। तुम जो बार बार कैपिटलिज्म को बीच में लेके आ जाते हो ना, तो तुम्हारा क्या कैपिटलिज्म से चल रहा है तुम अपना देख लो। लेकिन हमारे में प्रॉब्लम कैपिटलिज्म नहीं है, पूंजीवाद नहीं है हमारा प्रॉब्लम। हमारा प्रॉब्लम है पेट्रियार्की, पितृसत्ता हमारा प्रॉब्लम है, पेट्रियार्की हमारा प्रॉब्लम है। हमारा कहीं से कभी भी प्रॉब्लम ये कैपिटलिज्म नहीं रहा। इवन कैपिटलिज्म कभी कभी वुमेन को एक फ्रीडम प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये जो बायसनेस है ना वो चीजें खत्म कर जाती है। कैपिटलिज्म की वजह से ही एक कारण बताया जाता है कि इंडिया में जो सोशल हायरार्की है ना उसको भी खत्म होने का एक कारण बताया जाता है। कहीं कहीं वो बताते हैं कि कहीं कहीं एग्रावेट भी कर रहा है, बढ़ा भी रहा है, लेकिन बहुत जगह पे देखा जा रहा है कि कैपिटलिज्म की वजह से सोशल हायरार्कीज में भी कमी आ रही है। इसी तरह सूला मिथ फायरस्टोन है, वो क्या कहती हैं कि पैट्रियार्की जो है ना वो सिस्टमेटिक सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन है। पैट्रियार्की एकदम सिस्टमेटिक वुमेन को किस तरह से सबऑर्डिनेट लाना है, वो इसका एक तरीका है। पैट्रियार्की इस चीज को जस्टिफाई करता है और पैट्रियार्की इस चीज को इंश्योर करता है कि वुमेन सबऑर्डिनेट पोजीशन पे आ जाएं। उन वो रीडिफाइन करती हैं इकोनॉमिक नोशंस ऑफ क्लास और सेक्स को बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से अलग से। जैसे एक होता है सेक्स, एक होता है जेंडर। सेक्स जो होता है वो बिल्कुल बायोलॉजिकल होता है और जेंडर जो होता है वो सोशल होता है। तो इस चीज को फेमिनिस्ट हमेशा से ही डिफाइन करने की कोशिश कर रही हैं कि आप हमें डिफाइन करते हो, आप हमें डिस्क्रिमिनेट करते हो बेसिस ऑफ सेक्स, और हमें जेंडर का अधिकार, आप जेंडर तक तो आप बात जाने ही नहीं देते। आप हमें हमारे फिजिकल एबिलिटी की वजह से हमें वो कर देते हो, हमें साइड लाइन कर देते हो, सबऑर्डिनेशन कर देते हो, लेकिन जेंडर पे बात करते ही नहीं, क्योंकि वो तो सोशल कंटेक्स्ट है। आप मेरी बात समझ रहे हो। सुलामित फायरस्टोन कहती हैं कि चलो ठीक है, मैं मान गई कि तुम लोगों ने सिस्टमेटिक सबऑर्डिनेट काम किया, हम लोगों को दबाने की कोशिश की है और वुमेन को सबऑर्डिनेट पोजीशन पे लाने की कोशिश की है। अब ये इसके लिए एक तरीका बताती है कि कैसे तुम महिलाओं को ऊपर ला सकते हो। तो ये कहती हैं आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करो, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज लाओ और तुम वहां पे बच्चे पैदा करो, ठीक है, और वुमेन को छोड़ दो। अगर बच्चों, क्योंकि हमें ग्लोरिफिकेशन नहीं चाहिए, ग्लोरिफाइड मदर का कॉन्सेप्ट मत लाओ कि ये बहुत ग्लोरिफाइड मदर है। देखते हो ना मदर इंडिया को किस तरह से ग्लोरीफाई किया जाता है। तो ये कहती है कि नहीं, हमें ग्लोरीफाइड मदर बनना ही नहीं है। तुम ये जो बच्चे पैदा करने करने का जो तरीका होता है ना तुम अपने पास रख लो, और तुम आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से इसको कर लो। और उसको उसको रेज कैसे करना है, उसके उसकी रक्षा कैसे करनी है, उसको पालना कैसे, ये तुम देख लो अपना। क्योंकि अगर ये तुमने कर दिया ना तो शायद वुमेन अपने आप को एट पार पा सकेंगी मेन के, और मेन के साथ अपने अपने इक्वल जेंडर के साथ वो सारे काम कर सकेंगे। क्योंकि अभी जैसे ही बच्चों की बात आती है ना तो हमें हाउस में, हमें प्राइवेट में भेज देते हो, कहते हो कि नहीं नहीं महिलाओं का काम है बच्चों को पालना। तो बच्चे को पालने की जैसे ही बात आती है मेन पब्लिक का पब्लिक में रह जाता है, और उस दौरान उस 3-4 साल के दौरान वुमेन आ जाती है प्राइवेट में। उसके बाद से वो चाह के भी समाज का पार्ट दोबारा नहीं बन पाती है। यहाँ जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं कि लिबरल फेमिनिस्ट क्या चाहती हैं। लिबरल फेमिनिस्ट फोकस करते हैं इक्वालिटी और इंडिविजुअल राइट पे। मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट कहते हैं कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, क्लास रिलेशन है,
कैपिटलिज्म इसका मेजर कारण है। रेडिकल फेमिनिज्म कहती है कि पेट्रियार्की मेन कारण है और सिस्टमेटिक सबऑर्डिनेशन है वुमेन का। वुमेन को सिस्टमेटिक सबऑर्डिनेट किया जा रहा है। एक इंडिविजुअल के लिबर्टी राइट पे बात करती है लिबरल। फेमिनिस्ट का मार्क्सिस्ट का क्लियर कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, क्लास रिलेशंस है, कैपिटलिज्म है। और रेडिकल फेमिनिज्म का प्राइमरी कंसर्न पेट्रियार्की है और वुमेन का सबऑर्डिनेशन है। समझ में आ गया? यहाँ पे केट मिलेट की सेक्सुअल पॉलिटिक्स, अभी केट मिलेट का हमने एक बुक देखा था, अब यहाँ सेक्सुअल पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट देती हैं पर्सनल इज पॉलिटिकल। बेसिकली यहाँ पे आप जानते हो ये क्या बताने की कोशिश कर रही है? पर्सनल इज पॉलिटिकल। यहाँ पर्सनल इज पॉलिटिकल में केट मिलेट उस टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करती हैं जिसको अगर आप समझ लिए ना तो शायद आपको फेमिनिस्ट थ्योरी सच में समझ में अच्छे से आ जाएगी। यहाँ पे ये बताने की कोशिश करती है ना कि एक एग्जांपल से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि हाउस होल्ड लेबर जो है उसमें वुमेन जो ट्रेडिशनली कर रही हैं, उसमें ट्रेडिशनली काम कर रही है अपना, तो वो कैसे देखा जाता है? एज अनपेड डोमेस्टिक वर्क के रूप में। हालांकि ये उनका चॉइस नहीं होता है लेकिन ये डोमेस्टिक होता है और अनपेड वर्क होता है। और यही रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस एक जेंडर के बारे में कि जब वर्क स्पेस में आएगा ना, वर्क प्लेस पे आएगा ना, तो ये सेम चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं उसके साथ। मतलब जो अनपेड वर्क वो कर रही है, एक वुमेन जो है वो अनपेड वर्क कर रही है अपने घर पे, तो उसी तरह से सोसाइटी उसको देखती है और सोसाइटी के अंदर वो धारणा बनती है कि ये तो अनपेड काम कर ही रही है, तो इसको ज्यादा पे करने की इसके लिए जरूरत क्या है? उसके अंदर ये है कि इसको तो ऐसे भी काम कराया जा सकता है। तो इसी चीज को ये केट मिलेट कहने की कोशिश करती है कि पर्सनल इज पॉलिटिकल। जो पर्सनल स्पेस में हमारे साथ हो रहा है वो पब्लिक स्पेस में, पब्लिक स्फेयर में वही चीज हमारे साथ मतलब रेप्लिकेट हो रहा है, क्योंकि लोगों की धारणा, लोगों का नोशन हमारे प्रति वही है। कैथरीन मैकेनन उसी जगह कहती हैं कि व्हेन आई लुक एट द स्टेट इट अपीयर्स टू मी, इट अपीयर्स मेल टू मी। जब मैं राज्य की तरफ देखती हूँ तो ये एक मेल की तरह मुझे दिखता है। डोमिनेटिंग, सेल्फ कंसंट्रेटेड, ऑप्रेसिव, ये सारी चीजें ये कहने की यहाँ मेल का मतलब डोमिनेटिंग, ऑप्रेसिव और इस तरह से पैट्रियार्कल, इनको ये दिखता है जब ये एक स्टेट की तरफ देखने की कोशिश करती हैं। तो ये यही बताने की कोशिश करें यहाँ मेल इन तीन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्रेसिव, डोमिनेटिंग और पैट्रियार्कल। बेटी फ्रेडमैन अपने द फेमिनिन मिस्टिक 1963 में सजेस्ट करती हैं कि वुमेन को पार्टिसिपेट करना चाहिए बहुत ही कम अपने हाउस होल्ड वर्क के लिए। वो अपने मैक्सिमम लेबर का उपयोग कहाँ करें? अपने वर्क के लिए करें, और बहुत ही कम, जितना कम समय हो सके वो अपने हाउस होल्ड वर्क में दें, ताकि समाज को भी दिखे कि नहीं, एक महिला जो है वो मैक्सिमम काम हाउस होल्ड वर्क के लिए नहीं कर रही। जैसे एक धारणा आप समझो ना, एक नोशन समझो आप कि लोगों के प्रति एक धारणा क्या है। लोगों के प्रति ये है कि महिलाओं को कहीं काम करा लिया, वो 1 मिनट लेट हो जाएगी तो लोग कहेंगे हाँ हाँ अपने घर का ही काम कर रही थी, अपने घर का ही काम करो, यहाँ का तो काम करेगी नहीं क्योंकि इसके पास तो यहाँ के लिए फुर्सत है नहीं। जिससे कहा जाता है कि एक आईएएस जो होती है ना, एक महिला आईएएस जो होती है वो 8 घंटे की डीएम होती है, लेकिन एक पुरुष जो आईएएस होता है वो 24 घंटे का डीएम होता है। तो ये भी एक सोसाइटल ही है ना, किसने देखा है? हो सकता है कि वो पुरुष आईएएस 8 घंटे के बाद 9वें घंटे दिखता ना हो कहीं अपने ऑफिस में या अपने काम में। हो सकता है कि कोई जो फीमेल जो आईएएस हो वो 24-24 घंटे काम करे अपनी फैमिली उमली सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो या बेटी फ्रेडमैन भी यही करने की कोशिश करते हैं फेमिनिन मिस्टिक में 1963 की बुक में कि देखो कम से कम घर के लिए समय दो, घर के कामों में समय दो और ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल वर्क में समय दो, अपने लेबर फोर्स में समय दो, ताकि तुम्हारे प्रति एक धारणा बने लोगों की, समाज की एक धारणा बने कि नहीं ये अपना मैक्सिमम समय हम लोगों को दे रही है, मैक्सिमम वर्क हमारे लिए कर रही है, ताकि तुम्हें तुम्हें भी एट पार ट्रीट किया जा सके और तुम्हें वो सारी चीजें दी जा सके जो एक मेल काउंटर पार्ट को दिया जा रहा है। क्योंकि मेल के लिए तो माना जा रहा है ना कि उसने सारा अपना समय इसी काम के लिए दिया है, तो तुम भी एक ऐसा नोशन बनाओ ताकि तुम्हें भी उस पार पे रखा जा सके। यहाँ पे मैंने जो बेसिक चीजें, यहाँ कुछ बुक्स रखी हैं, कुछ थ्योरीज रखी हैं, बस आपके रिकैप के लिए। केट मिलेट की बुक रीडिफाइन करती है पावर स्ट्रक्चर रिलेशंस को, अभी मैंने आपको समझाया। फिर फेमिनाइन मिस्टिक में ये बताने की कोशिश इंकरेज करती है वुमेन को कि ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट करो, ताकि लोगों की धारणा बने। और पर्सनल इज पॉलिटिकल, देखो दुनिया में कुछ भी पर्सनल नहीं है। केट मिलेट ये कहने की कोशिश करें कि दुनिया में कुछ भी पर्सनल नहीं है, सब पॉलिटिकल है, क्योंकि पर्सनल स्पेस अब पॉलिटिकल स्पेस में आ चुका है। जैसे आप पर्सनल स्पेस में काम करते हो, पॉलिटिकल स्पेस में, पब्लिक स्फेयर में आपको भी वैसे ही ट्रीट, यहाँ पॉलिटिकल मतलब चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे बात हो रही है पब्लिक प्राइवेट स्फेयर, पब्लिक स्फेयर की। जब आप समाज में निकलते हो तो अगर आप जैसे घर में हो
जितना डोमिनेट मतलब जितना डोमिनेंस सहती हो, जितना ज्यादा सहती हो, जितना ज्यादा ऑप्रेसिव फील करती हो, समाज भी आपको उसी तरह से फील कराने की कोशिश करता है और आपके बारे में वही धारणा रखता है। तो देर इज नथिंग पर्सनल, इट्स पॉलिटिकल। आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा थीरीज ऑफ स्टेट खत्म होता है। अब अगले लेक्चर के साथ हम आपको बहुत ही जल्दी मिलेंगे। और अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि कुछ दिनों से ये लेक्चर नहीं आ रहा था, हालांकि मैं कुछ पर्सनल काम में बहुत ज्यादा व्यस्त था और शहर में भी नहीं था, सिटी में नहीं था, जिसकी वजह से ये लेक्चर नहीं आ पा रहा था। लेकिन कोशिश करूंगा कि अब से जो हो वो लेक्चर थोड़ा टाइम पे हो, क्योंकि बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। मैं खुद भी समझ रहा हूँ कि अगर एक एक हफ्ता अगर वीडियो लेक्चर में दिक्कत हो जाएगा तो एक एक हफ्ता आप लोग बैठ जाओगे। ये तो बहुत श्योर है कि हर रोज वीडियो नहीं आ सकती, क्योंकि एक दिन लगता है मुझे कंटेंट तैयार करने में। आप देख ही सकते हो कि बहुत ज्यादा कंटेंट में से बहुत शॉर्ट करना पड़ता है मुझे, ताकि वीडियो लेक्चर में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं। बहुत से बहुत ज्यादा अगर लिख ही दूंगा तो फिर समझाऊंगा क्या। तो कंटेंट को छांटना बनाना इसमें थोड़ा समय लग जाता है। हाँ, इतना समय नहीं लगेगा जितना आज लग रहा था, इस बार लगा। कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा वीडियो ला सकूं। अब इसके बाद से कोई इतना बड़ा टॉपिक है नहीं। अब जो शुरू होगा वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट में ही थोड़ा बड़ा बड़ा टॉपिक है। और ये वाला यूनिट जो है ना, यूनिट 1A, वो थोड़ा बड़ा है भी। तो ये जैसे ही खत्म हो जाएगा चीजें जल्दी जल्दी अपने आप खत्म होती चलेंगी। तो आशा करता हूँ कि ये वाला लेक्चर एटलीस्ट आपको समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया आप कमेंट में डाल देना, मैं कोशिश करूंगा कि उसको शॉर्ट्स में या किसी तरह आपको समझाने की कोशिश करूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और दूसरा लेक्चर हमारा बहुत ही जल्दी आएगा। आशा करता हूँ आज सैटरडे है, कल संडे, मंडे या ट्यूसडे को आपका दूसरा लेक्चर आएगा। और अब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो वो जल्दी जल्दी निकलते चलेंगे, जिसके लिए हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।